नॉवल ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कहानियों का सफर शुरू होता है। शूरवीर किरण आगे बढ़ा और उसने बाईं ओर अपनी तलवार चलाई, जिससे एक कंकाल के सिर पर चोट लगी और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखें क्षण भर के लिए उस ओर गईं जहां से शोर आया था। सावधान! अंश ने किरण के पीछे से चिल्लाया। एक और कंकाल गुफाओं से बाहर निकला और किरण पर हमला करने के लिए झपटा। आह! किरण चीखा, जैसे ही कंकाल ने क्रूरता से हमला किया। वह मुश्किल से अपनी तलवार से उसके वार को रोक पाया। कंकाल की खोखली आवाज निकली जब उसने किरण को पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। बाकी कंकालों के विपरीत, उसकी आंखों में तेज चमक थी और उसकी पीठ और बाजुओं पर मुहरें लगी थीं। ये पीछे खिसका और फिर किरण पर एक चौड़े चाप में हमला किया। किरण तुरंत जमीन पर लुढ़क कर बच गया और उसके पैर पर वार किया। दोनों लड़ते रहे, क्योंकि किरण ने शक्तिशाली कंकाल के खिलाफ बचाव करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अर्नब, मैं इसे संभाल लूंगा। आप जाकर दूसरों की मदद करें, किरण चिल्लाया, जैसे ही उसने कंकाल के सिर पर अपनी तलवार की पीठ से वार किया, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। ठीक है। ये जानते हुए कि किरण कंकाल को संभाल सकता है, अंश ने अपनी सारी चेतना तांत्रिक की स्थिति का पता लगाने में लगा दी। उसकी आंखें गुफाओं के चारों ओर घूम रही थीं। कौन सी हो सकती है? वह जानता था कि यह उनमें से किसी एक में छिपा होगा, लेकिन कहाँ? इससे पहले कि वह उसे ढूंढ पाता, एक रक्षक ने उसके पीछे से चिल्लाया। वह पलटा और देखा कि कंकाल के झुंड एक अकेले रक्षक पर हावी हो रहे हैं। कंकाल अपने हाथों में गदा लिए हुए थे। जल्दी से, उसने एक झोंका मंत्र गस्ट स्पेल करने के लिए एक संरचना बनाई। उसके दोनों हाथों से हवा का एक झोंका निकला और कंकालों को एक चौड़े चाप में जा लगा। कुछ कंकाल हवा में उड़ गए और टूटे हुए पेड़ के तनों से जा टकराए। उसने बाकी कंकालों को आग के गोलों से खत्म कर दिया, जैसे आग ने उन्हें निगल लिया हो। कंकालों ने दर्द में एक खोखली आह भरी, फिर जमीन पर गिर गए। उसे थकावट का एक लहर महसूस हुआ, क्योंकि उसके पास ज्यादा जादू माना नहीं था जिसे वह लगातार खर्च कर सके, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये जानते हुए कि लड़ाई भी खत्म नहीं हुई थी। अर्नब, धन्यवाद। उसका ध्यान एक रक्षक की ओर खींचा गया, जिसने हार मान ली थी, जैसे कि वह जीवित रहने की उम्मीद ही छोड़ चुका हो। अंश ने सिर हिलाया और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। एक और तेज चीख गुफाओं में से एक से आई। इस बार, ये और भी स्पष्ट और तेज लग रही थी। अंश एक और कंकाल के बाहर निकलने की उम्मीद में तैयार हो गया। उसने अंधेरी गुफाओं के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन वह केवल मोटी, काली रात देख सकता था। अगले ही पल, कुछ बाहर निकला। ये कंकाल नहीं था जैसा कि अंश ने शुरू में सोचा था। अर्नब, वह, किरण ने कहा, एक शक्तिशाली कंकाल के सिर को नीचे गिराने के बाद जिससे वह लड़ रहा था। उसकी आंखें उस आकृति पर टिकी थी जो गुफाओं से निकली थी। अंश जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसकी आंखें भी उसी आकृति पर टिकी थीं। धुएं के रेशे एक आदमी के सिलहुट के चारों ओर लपेटे हुए थे। उसका चेहरा लबादे के हुड से छिपा हुआ था, इसलिए उसकी विशेषताएं बनाना मुश्किल था। फिर भी, अंश को पीली त्वचा और धंसी हुई आंखों की झलक दिख रही थी जो धीरे धीरे उसे चमक रही थी। उसके हाथ में, उसने लकड़ी का एक डंडा, स्टाफ पकड़ा हुआ था। उसमें से एक काली, जंगली ऊर्जा निकल रही थी, जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ, डंडा जमीन पर बज रहा था। वह आधा रास्ता चलकर रुका और रक्षकों के साथ लड़ रहे शेष कंकाल सैनिकों को देखने लगा। डंडे के चारों ओर गहरी ऊर्जा घूमने लगी, जैसे वह कुछ बड़बड़ा रहा हो। उनके हाथों की ऊर्जा बढ़ती रही, और उनका आभा दिखाई देने लगा। उसके चारों ओर की जादू माना कंकालों की ओर बढ़ने लगी, और उनकी आंखों में चमक बढ़ी। अंश को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। तांत्रिक नेक्रोमांसर बाकी कंकालों को शक्तिशाली बनाने के लिए एक मंत्र डाल रहा था। जो कंकाल रक्षकों के साथ संघर्ष कर रहे थे, वे अचानक मजबूत हो गए और जोश से आगे बढ़ने लगे। वे तेजी से बढ़ रहे हैं। पालमन ने घबराहट की आवाज में चिल्लाया, जबकि एक कंकाल योद्धा से लड़ रहा था। वह दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए था, कंकाल को मारने की कोशिश कर रहा था जो हर वार से बच रहा था। उसने हवा में अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और एक तेज धातु की आवाज के साथ उसकी तलवार पर मारा। पालमन पीछे लड़खड़ा गया और उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। कंकाल आसानी से उसकी ओर बढ़ने लगा, उसे खत्म करने की उम्मीद में। पालमन जमीन पर लुढ़क गया और एक वार से बचकर अपनी तलवार की ओर बढ़ा, लेकिन वह पर्याप्त तेज नहीं था।
एक और हमला उसकी ओर आया, जिससे वह लड़खड़ा गया और कुल्हाड़ी जमीन में धंस गई। अंश की भौहें सतर्कता से उठी, वह सब देख रहा था। उसके नसों में दौड़ने वाली एड्रेनालिन की तेज लहर ने उसकी गति तेज कर दी, उसे अपने पैरों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह पालमन की ओर दौड़ा, फर्श पर पड़ी तलवार उठाए और कंकाल के पीछे जाकर उसके निचले हिस्से पर हमला किया। एक पल में उसने उसी जगह पर एक और वार किया। कंकाल पीछे मुड़ा, उसकी आंखों की आग। इस बार काई को गर्मी महसूस हुई। पालमन, पीछे हटो, उसने कहा, जैसे ही कंकाल ने उसकी गर्दन पर वार करने के लिए कुल्हाड़ी घुमाई। वार से बचने के लिए पीछे खिसकते हुए उसने आग का गोला फायर बोल्ट फेंका। उसके हाथों से आग का एक गोला निकला, जो कंकाल के शरीर को भेदने की कोशिश कर रहा था। यह उसकी ऊपरी कंधे पर लगा और एक काला निशान छोड़ गया, लेकिन कंकाल खड़ा रहा, काई को देखकर मुस्कुरा रहा था। अंश एक जोरदार धमक की आवाज के साथ जमीन पर उतरा। घना जंगल उस आवाज से गूंज उठा, जिससे 7 फुट के उन राक्षसों का ध्यान उस पर चला गया। उसने अपनी कलाई के एक झटके से अग्नि गोला मंत्र बनाया और उन्हें अपनी ओर आने के लिए उकसाया। मरे हुए भेड़िए को तुरंत एक ओर फेंक दिया गया, क्योंकि ट्रोल ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। उनका गर्जन पूरे जंगल में गूंज उठा, जब अंश 2 कदम आगे बढ़ा और आग के गोले को एक हाथ से दूसरे हाथ में बदल दिया। जैसे ही उनमें से एक राक्षस उस पर झपटा, उसका लबादा उसके पीछे लहराया। उसने अपने पंजों से उस पर वार किया, और अंश वार से बचने के लिए झुक गया। एक और हमले से बचने के लिए पीछे हटते हुए उसने ट्रोल के सिर पर अग्नि गोले का निशाना लगाया। ये राक्षस के सिर पर लगा और वह दर्द से कराह उठा, क्योंकि हमले ने एक निशान छोड़ दिया था। पहला चक्र का मंत्र होने के कारण यह महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन जिस तरह से ट्रोल ने उसे देखा, अंश समझ गया कि उसे दर्द हुआ है। जैसे ही राक्षस उसके मंत्र से लड़खड़ाकर पीछे हटा, बाकी दोनों ने गुर्राहट की आवाज निकाली। इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाता, एक ट्रोल आगे झपटा। अंश अंतिम सेकंड में घूमा और अपनी कलाई के झटके से अग्नि तीर का उच्चारण किया। उसकी उंगलियों ने एक छोटा, केंद्रित तीर फेंका जो राक्षस से टकराते ही फट गया। ट्रोल ने अपने बाएं कंधे को छुआ, जहां आग चटक रही थी, जिससे जलन हो रही थी। जहां ये लगा था, वहां से हल्का धुआं निकल रहा था। अंश के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि 2 ट्रोल ने एक ही समय में हमला किया। उसके पैर तेज थे, क्योंकि उसने उन झपटों और वारों से बचने के लिए पीछे हटने की कोशिश की जो वे उसकी ओर फेंक रहे थे। वह उनके बेढंगे वारों के बीच से बुनाई करते हुए निकल रहा था, उन जगहों को खोज रहा था जहां उनका भारी भरकम शरीर नहीं पहुंच सकता था। हालांकि वह अच्छी शारीरिक स्थिति में नहीं था, लेकिन ट्रोल धीमे माने जाते थे और जब वे उस पर हमला कर रहे थे, तो उसकी सजगता को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त जगह थी। फुर्ती एक जादूगर की ढाल है, अंश। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। उसके गुरु की आवाज उसके सिर में गूंजी, जब वह ट्रोल के पैरों के बीच के अंतराल से लुढ़का और उस पर एक और तीर फेंका। अपने पिछले जीवन में उसने इस सलाह को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया था। वह तेज था और दौड़ने के लिए प्रशिक्षित था, लेकिन उसने कभी इसका उपयोग नहीं किया था। अधिकांश समय उसने पीछे से कवर करते हुए और मंत्रों का उच्चारण करते हुए बिताया। इस जीवन में वह इसे बदलना चाहता था और छोटी दूरी की लड़ाई में अपने कौशल को तेज करना चाहता था, खासकर नेक्रोमेंसर के साथ जो हुआ था उसके बाद। उसके काफी कमजोर होने के कारण उसे हर तरह से विकसित होने की जरूरत थी। अगर उसका माना कभी खत्म हो जाए, तो करीब से लड़ना सीखने से शायद उसकी जान बच सकती है। अंश ने ज्वलंत चिता एक दूसरे चक्र के मंत्र की संरचना की कल्पना की। ये कुछ ही सेकंड में बन गया, जब एक ट्रोल उस पर झपटा। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, आग की एक छोटी सी बूंद आगे बढ़ी, उसके कंधों पर लगी और अगले ही सेकंड एक विस्फोट से वह क्षेत्र हिल गया, जिससे राक्षस लड़खड़ाकर पीछे हटा। मांस और खून अंश के चारों ओर उड़ गए। उसका पूरा कंधा उसके शरीर से अलग हो गया था और वह उस भेड़िए के शरीर के ठीक ऊपर मृत पड़ा था जिसे वह पहले खा रहा था। बाकी दोनों ट्रोल ने शक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर कुछ हिचकिचाहट के साथ अंश को देखा, लेकिन एक गुर्राहट भरी चीख के साथ उनमें से एक ने उस पर वार किया। वह पीछे कूद गया, लेकिन ट्रोल ने प्रतिशोध के साथ कदम बढ़ाया, कुछ ही सेकंड में दूरी कम कर दी। अंश ने उसे पीछे धकेलने के लिए झोंका का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वह उसके पैरों पर मुहर लगाता। इस हमले का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे ट्रोल ने पीछे से वार किया। उसने खुद को बचाने के लिए एक अवरोध का उपयोग किया, जबकि उस पर अग्नि तीर फेंका।
वे ट्रोल की गर्दन और कंधों पर लगे, लेकिन केवल छोटे निशान छोड़े, जिससे वह तेज दर्द में चिल्लाया। ऐसा नहीं लग रहा था कि पहले चक्र के मंत्र ज्यादा कुछ करने वाले थे, और जैसे ही अंश ने सोचा कि क्या उसे मारक क्षमता बढ़ानी चाहिए, उसके दिमाग में एक विचार आया। जैसे ही राक्षस फिर से दहाड़ा, उसने तेजी से एक अग्नि गोला तैयार किया और उसे उसके मुंह की ओर फेंक दिया। वह राक्षस के खांसने पर अंदर चला गया, आग की लपटें उसके जबड़े को अंदर से जला रही थीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने गर्दन के चारों ओर के क्षेत्र को काटने के लिए एक हवा का मंत्र इस्तेमाल किया, जो पहले से ही उसके हमलों से झुलस गया था। दूसरे राक्षस के मरते ही तीसरे ने एक भीषण चीख निकाली। वह चिल्लाया क्योंकि अंश की लपटें उसकी ओर लपकीं, दहाड़ें घुरघुराहट भरी कराह में बदल गईं, इससे पहले कि वे शांत हो गईं। राक्षस ने अभी भी वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंश ने उसे पास नहीं आने दिया और उस पर अपने और शक्तिशाली मंत्रों को छोड़ा। आखिरकार कुछ मिनटों के बाद उसकी खाल झुलस गई और जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। ट्रोल का राह उठा और जमीन पर गिर गया। मृत। इसमें मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा मंत्र लगे। अंश खड़ा था, तेजी से हाँफ रहा था, एड्रेनालाइन धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रहा था। हवा जले हुए मांस और सड़ी हुई दलदल की बदबू से भरी हुई थी। उसका लबादा धूल, खून और पसीने से सना हुआ था, लेकिन वह जिंदा था। बस थोड़ी सी सांस और, माना, कम थी। एक बार जब उसने घास के मैदानों के चारों ओर देखा और किसी को नहीं देखा, तो वह मृत शरीरों के बगल में बैठ गया और सांस ली। उसने अपने चारों ओर, माना, की एक चादर महसूस की और उसे अपने अंदर खींच लिया। उसे अपने, माना, हृदय में घुमाया। अंश ने एक और गहरी सांस ली। अपने शरीर के अंदर, माना, की लहर महसूस करते हुए वह मुस्कुराया। हालांकि यह वर्तमान दुनिया चारों ओर, माना, से भरपूर थी, लेकिन हवा में मौजूदा परिवेश, माना, अभी भी उच्च पक्ष में था, जिससे वह अपने शरीर के अंदर और ज्यादा, माना, ले सकता था। ये सब उसके चारों ओर मृत शरीरों के कारण था। अपने कौशल को सुधारने के लिए ट्रोल को मारने के अलावा महल से बाहर निकलने के बाद से यही उसका लक्ष्य रहा था। आमतौर पर मृत्यु के बाद मृत के शरीरों से, माना, आसपास के वातावरण में निकल जाता है। चूंकि, माना, जीवित प्राणियों में ऊर्जा के रूप में काम करता था, हर किसी के अंदर, माना, का बहुत अवशेष होगा और मृत्यु के बाद ये हवा में मिल जाएगा। इसलिए जादूगर कभी कभी बहुत सारे राक्षसों को मारते थे और उनके शरीर से, माना, को अवशोषित करने के लिए उठने देते थे। ये तेजी से बढ़ने का एक तरीका था जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी कि यह इस युग में लोकप्रिय था या नहीं। हालांकि यह इतना सरल नहीं था। मृत प्राणियों से, माना, हमेशा शुद्ध नहीं होता था और इसे अवशोषित करने से पहले सावधानीपूर्वक छानने की आवश्यकता होती थी, जिससे यह विधि केवल कुछ ही लोगों द्वारा उपयोग की जाती थी जिनके पास अंश की तरह, माना, नियंत्रण की शानदार समझ थी। दुर्भाग्य से उसने, माना, राक्षसों के उदय के कारण इस विधि का शायद ही कभी उपयोग किया था। चूंकि उसकी दुनिया में, माना, राक्षसों ने बहुत सारे हिस्सों पर शासन किया था, राक्षस दुर्लभ थे और अपनी मानवता को छोड़ने के लिए तैयार हुए बिना मृत, माना, को अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था। थोड़ा और, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। अंश का ध्यान उसके, माना, हृदय पर केंद्रित हो गया क्योंकि उसने अपने चारों ओर से अधिकांश, माना, को अवशोषित कर लिया और अपनी छाती में एक जलन महसूस हुई। ये चुभ रहा था, लेकिन वह मुस्कुराया ये समझते हुए कि यह क्या था। वह एक सफलता प्राप्त कर रहा था। ये लगभग खुशी की अचानक लहर जैसा था। उसने ऊर्जा को अपने पूरे अस्तित्व में बहते हुए महसूस किया। ध्यान केंद्रित करते हुए अंश ने अपने दिल में दूसरा चक्र बनाने के लिए सारी, माना, लगाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपने, माना, को इसे पूरा करने के लिए ले गया। यह एक फैली आसान प्रक्रिया थी क्योंकि उसके पास इसे बनाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा, माना, था और 1 घंटे तक, माना, को अवशोषित करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, अपनी नसों में बहती एक नई ताकत महसूस की। आखिरकार वह एक दूसरे चक्र का जादूगर था। यह उसके पिछले जीवन की ताकत के करीब कहीं नहीं था और यहां से आगे बढ़ना बस कठिन होगा क्योंकि उसने और चक्र बनाए, लेकिन यह एक अच्छी और आवश्यक उपलब्धि थी जो उसके रास्ते से हट गई। माना के पुनर्जनन की उच्च दर और एक बड़े, माना, भंडार के साथ वह बहुत मजबूत मंत्रों का उच्चारण करने में सक्षम होगा। इससे उसे अपनी योजनाओं में बहुत मदद मिलेगी क्योंकि वह आगे बढ़ा। जिन अनगिनत चीजों से उसे निपटना था वे निर्विवाद थीं।
जादूगर अस्त्र, व्यापार हृदय, व्यापार मंडल, ये सभी ऐसी समस्याएं थीं जिन्हें उसने फिलहाल के लिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे और न ही उसके पास कोई बड़ा नकारात्मक परिणाम वहन करने की क्षमता थी यदि उसने उन पर कार्रवाई की। सबसे बढ़कर एक सवाल था जो हर बार उसके दिमाग में गूंजता था जब उसे याद आता था कि वह अर्नव के शरीर के अंदर रह रहा था। उसे किसने मारा? कौन चाहता था कि एक ड्यूक का बेटा इतना बुरा चला जाए कि उन्होंने उसे जहर दे दिया ताकि वह कभी जादूगर के रूप में न उठ पाए? अंश जानता था कि सवाल का जवाब जटिल हो सकता है। चूंकि वह ड्यूक का बेटा था, ऐसे कई लोग हो सकते थे जिन्हें उसकी उपस्थिति पसंद नहीं होती। ये तो जादूगर अस्त्र भी हो सकता है जहां तक मुझे पता है। अंश ने आह भरी और खड़ा हो गया। अभी चीजों के बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं था जब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने एक बार फिर मृत राक्षसों पर नजर डाली और वापस जाने का फैसला किया। रात ठंडी हो रही थी और वह अपनी आंखों को आराम देना चाहता था। व्यस्त बाजार में भीड़ के बीच खड़े होकर मलय का सामान्य व्यापारिक मुखौटा एक अनिच्छुक मुस्कान में सिमट गया। मोलभाव करने वालों, खरीदारों और विक्रेताओं की चिल्लाहट हवा में भर गई। लेकिन मलय कुछ भी साधारण नहीं बेच रहा था। वह एक उचित मध्यम आकार के शहर में खड़ा था और उसके हाथ में एक चिकना, मुट्ठी के आकार का पत्थर था। उसकी सतह हल्की सी चमक रही थी, जटिल जादू उसमें एक निर्विवाद मूल्य जोड़ रहा था। उसका स्टाफ उसके बगल में खड़ा था, भीड़ को गर्मी के पत्थर वितरित करने के लिए तैयार था। गर्मी के पत्थर, मलय दहाड़ा, उसकी आवाज मुश्किल से शोर को काट रही थी। सबसे कठोर सर्दियों के काटने में भी दिन भर की गारंटीकृत गर्मी। भीड़ के बीच से अविश्वास और फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। उन सभी ने गर्मी के पत्थरों के बारे में सुना था और कैसे मलय उन्हें हर बड़े शहर में बेच रहा था, लेकिन वे उन्हें पहली बार देख रहे थे। अफवाहों के अनुसार यहां तक कि रईस भी उन्हें चाहते थे और हिमशिखर के कठोर महीनों के दौरान वे बाजार में सबसे गर्म वस्तु थे। मलय ने अपनी हथेली बाहर निकाली। 2 सोने के सिक्के प्रत्येक, उसने घोषित किया, उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे वे उसके ये कहने का इंतजार कर रहे हों कि वह कीमत के बारे में झूठ बोल रहा था। हालांकि गर्मी के पत्थरों की अफवाहें थीं, लोगों को पता था कि रईस उनसे पहले उन्हें पाने के लिए सैकड़ों सोने के सिक्के दे रहे थे। तो उन्हें 2 सोने के सिक्कों में बेचना तांबे की कीमत पर सोना बेचने जैसा था। लोगों के चेहरों पर अविश्वास मलय के विचारों को दर्शाता था, लेकिन वह पहले से ही रईसों से अच्छा लाभ कमा रहा था और आम लोगों से ज्यादा चार्ज करने का मतलब होगा कि ज्यादातर लोग इसे वहन नहीं कर पाएंगे। क्या कीमत सच में सही है? एक आदमी ने पूछा। उसके हाथ में एक मछली थी जिसे उसने अभी खरीदा था और वह ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे लहरा रहा था। हाँ, लेकिन केवल 100 बचे हैं। तो लाइन में लग जाओ, वरना तुम इसे अपने हाथ में नहीं ले पाओगे। जैसे ही मलय ने ये कहा, भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग आगे बढ़े, सिक्के कसकर पकड़े हुए थे, उनकी आवाजें याचनाओं और मोलभाव का एक गडमड कोरस थी। कुछ लोग पैसे लेने के लिए वापस घर भागे, जबकि मछली वाले आदमी जैसे लोग गर्मी के पत्थर के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए उसे वापस कर दिया। मलय के स्टाफ और सुरक्षा ने जल्दी से बाजार के बीच में एक लाइन बना ली, जो गर्मी के पत्थरों के कारण होने वाली हलचल के आदी थे। एक मौसम की मारी बूढ़ी महिला, जिसका चेहरा जीवन की कठोर रेखाओं से खुदा हुआ था, आगे बढ़ी, उसके हाथ में 2 सोने के सिक्के थे। मलय की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसके कर्मचारियों में से एक ने उसे पत्थर सौंप दिया। उससे निकलने वाली हल्की गर्मी उसकी कठोर हथेली में तेज होती हुई लग रही थी। जैसे ही लोग गर्मी के पत्थरों तक तेजी से पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, उसके कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे। इसे नजरअंदाज करते हुए, उसके कर्मचारियों ने पत्थरों को वितरित किया और सोने के सिक्कों को एक बॉक्स में रखा। उस तरफ ध्यान दो, ईशा, मलय ने एक कर्मचारी को सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है ये सुनिश्चित करने के बाद बुलाया। उसने चारों ओर देखा, अन्य व्यापारियों की अविश्वासी निगाहों को पकड़ा। उन्होंने उपहास किया, जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनके अधिकांश ग्राहक अब उनके स्टॉलों को भी नहीं देख रहे थे, गर्मी के पत्थर पाने वाले लोगों को ईर्ष्यालु आंखों से घूर रहे थे। मलय उनके चेहरों पर ईर्ष्या को सुलगते हुए देख सकता था क्योंकि उन्होंने पत्थरों को गायब होते देखा था। वह धीरे से हंसा। कभी कभी सबसे बड़ा मूल्य कीमत नहीं होता, बल्कि खेल को बाधित करने की शक्ति होती है। पीछे एक त्वरित नजर ने और लोगों को उनकी ओर भागते हुए पुष्टि की। उसकी नजर किसी परिचित पर पड़ी।
थोड़ी देर के लिए स्टॉल संभालो, उसने अपने बगल के युवक को निर्देश दिया। कर्मचारी ने जल्दी से जगह भर दी और बेचना जारी रखा, जबकि मलय बूढ़े आदमी के पास गया। इलियास, बहुत समय हो गया, मिले नहीं, उसने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे पास यहाँ दिलचस्प प्रदर्शन है, लड़के, इलियास ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ कठोर फिर भी उत्सुक थी। 2 सोने के सिक्कों में गर्मी के पत्थर। अगर तुम कोशिश करो तो वे और भी ऊंचे जा सकते हैं। मलय ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। बस ठंड से बचने के लिए कुछ थोड़ा सा। अगर मैं और ऊंचा जाता हूं, तो मुझे संदेह है कि अधिकांश लोग इसे वहन कर पाएंगे। इलियास का माथा सिकुड़ गया। वास्तव में, लेकिन इतनी उदारता, तुमने ऐसा खजाना कहां से हासिल किया? बूढ़े व्यापारी की आंखें एक चमक के साथ उसे देखती थीं। मलय की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी आंखें चमक उठीं। आह, ये रहस्य का हिस्सा है ना? चलो बस कहते हैं कि यह भगवान अर्णव के शानदार हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं होता। इलियास पलक झपकाए, कुछ सेकंड के लिए भ्रमित हुआ इससे पहले कि उसे नाम याद आया। भगवान अर्णव, तुम्हारा मतलब ड्यूक के तीसरे बेटे से है? वही एक, मलय ने पुष्टि की। इलियास ने अपनी दाढ़ी को विचारपूर्वक खुजलाया। लेकिन क्या व्यापार हृदय की अफवाहें नहीं हैं? खैर, अर्णव संपदा पर नजर गड़ाए हुए हैं। शायद एक अधिग्रहण की योजना बना रहे हैं। मलय के होंठों से एक जोरदार हंसी निकल गई। अफवाहें, इलियास, और कुछ नहीं। भगवान अर्णव अपरंपरागत तरीकों के आदमी हैं, लेकिन उनकी योजनाएं हमेशा शानदार होती हैं। और मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं, व्यापार हृदय जल्द ही एक अलग धुन गा रहा होगा। शायद खुद को सड़कों पर भी पा रहा होगा। भोर से पहले की हवा कुरकुरी और ठंडी थी। अंश घिसे पिटे प्रशिक्षण मैदानों पर कदम रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें हर जगह देखी जब तक कि वे किरण पर नहीं रुकीं। वह रक्षकों के सामने दौड़ रहा था, बाकी सबसे कुछ कदम आगे था। रक्षक पंक्तियों में दौड़ रहे थे, उनके चेहरे थकावट के मिश्रण में खींचे हुए थे क्योंकि वे किरण की गति से मेल खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाद वाला ऊर्जा का एक बवंडर था। अंश अभी भी समूह से काफी दूर था, लेकिन वह किरण की शक्तिशाली और स्पष्ट आवाज सुन सकता था, जो सुबह की चुप्पी को महल के चारों ओर काट रही थी। चलो, तुम लोग गठिया से पीड़ित घोंघे की तरह चलते हो। एक गोबलिन गिरोह तुम्हारी जम्हाई और खिंचाव का इंतजार नहीं करेगा। वह घूम गया। उसकी उग्र आंखें रक्षकों पर बह गईं। उसकी नजर एक भारी भरकम आदमी पर टिकी, उसकी छाती हाँफ रही थी और कंधे झुके हुए थे। तुम वहां, थोरन, क्या तुम पूरी दौड़ के दौरान नींद में चलने की योजना बना रहे हो? अपने पैरों में और प्रयास करो और आकार में आओ। हमें आम लोगों की रक्षा के लिए फिट और मजबूत होने की जरूरत है। उसकी आवाज आज्ञाकारी थी। रक्षक, जिसका नाम अंश को थोरन महसूस हुआ, कुछ अस्पष्ट बुदबुदाया, उसका चौड़ा फ्रेम और झुक गया। किरण, हालांकि, हतोत्साहित नहीं हुआ। चलो, तुम आलसी लोग। मैं उन घुटनों को और ऊंचा देखना चाहता हूं। इसे हिलाओ, इसे हिलाओ। उसकी आवाज मैदानों में गूंज उठी, जो पृथ्वी के खिलाफ जूते की लयबद्ध आवाजों के साथ मिल गई। अंश उन्हें घूरता रहा। किरण सिर्फ सुबह की ड्रिल नहीं चला रहा था और प्रशिक्षित कर रहा था, वह उन्हें मूर्त रूप दे रहा था। सबसे ऊपर, रक्षकों के उत्साह की कमी के साथ उसका निराशा स्पष्ट थी। उसने रक्षकों पर आदेशों की भौहें चढ़ाईं। उसने फारूक से सुना था कि किरण से पहले, रक्षक आलसी थे और जब से उसने कमान संभाली थी, उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ ने अपनी नौकरी भी खो दी थी क्योंकि वे कुछ महीनों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के लिए बहुत ज्यादा आकार से बाहर थे। अभियान में, उसने केवल सबसे अच्छे रक्षकों को लिया था जो उनके पास थे, लेकिन अगर उसने पूरी इकाई के बारे में सोचा, तो उन्हें निश्चित रूप से मजबूत और फिट होने की आवश्यकता थी। पसीना की एक बूंद अंश के मंदिर से नीचे टपकी क्योंकि उसने निरीक्षण करना जारी रखा। वह अपनी सुबह की दिनचर्या को प्रशिक्षण ड्रिल से तुलना किए बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं था कि वह आलसी था, लेकिन रक्षकों के विपरीत, उसका अधिकांश काम उसके शरीर पर बोझ नहीं था। मुझे और शारीरिक होने की जरूरत है। इससे पहले कि वह और सोच पाता, एक जोरदार आवाज चिल्लाई, रुको, रक्षकों। किरण घूम गया। उसकी नजर, जो पहले रक्षकों पर केंद्रित थी, सिकुड़ गई क्योंकि उसने अंश को दूरी में देखा। प्रशिक्षण मैदान शांत हो गया। किरण सीधा हुआ और एक कट बो में अपना सिर डुबो दिया। रक्षकों ने उसकी कार्रवाई को प्रतिबिंबित किया और एक साथ झुक गए। किरण ने रक्षकों को कुछ अस्पष्ट कहा और अंश की ओर जॉग किया। रक्षक उसके पीछे लग गए और अंश के करीब आ गए।
उनकी चालें एक साथ थीं क्योंकि वे कुछ दूरी पर खड़े थे, उसकी उपस्थिति में घबराए हुए दिख रहे थे। भगवान अर्नव, किरण की आवाज में औपचारिकता का एक संकेत था, फिर भी उसकी सामान्य कठोरता के साथ लेस्ट रहा। हमारी सुबह की कमियों को देखने के लिए यहाँ। अंश ने सिर हिलाया, उसके होंठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। किरण की आंखें जिज्ञासा के एक फ्लिकर के साथ शांत हुईं। वास्तव में, अंश ने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, मेरा मानना है कि मैं भाग लेने के लिए यहाँ हूँ। अगर वह कर सकता, तो अंश ने किरण के चेहरे पर उस नज़र को पकड़ लिया होता क्योंकि उसकी भौहें अविश्वास में उठ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा था कि क्या उसे मजाक पर हंसना चाहिए या क्या ये गंभीर था। एक बार जब उसे एहसास हुआ कि यह था, तो उसने स्काउट किया। उसके होंठ पकड़ हुए, जो एक तेज रिटॉर्ट की संभावना थी उसे आवाज देने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि एक भी शब्द बच पाता, अंश पहले से ही गति में था। वह एक स्प्रिंट में लॉन्च किया गया था। उसके काले बाल उसके पीछे कोड़े मारते थे, सुबह की ओस उसके एमरल्ड क्लोक पर चमकती थी। बस कुछ राउंड, फिर उसने अपने कंधे पर वापस बुलाया, उसकी आवाज अधिकार के साथ लेस थी। इसे एक आदेश मानो। शब्द हवा में भारी लटका हुआ था। किरण क्षण भर के लिए स्पीचलेस था। रक्षक भी बैफल्ड दिख रहे थे। पीछे देखते हुए, अंश ने किरण को रक्षकों से कुछ बोलते हुए देखा और फिर, एक त्यागसाई के साथ, उसने अपनी चालों की नकल की। उसकी लंबी स्ट्राइड्स ने जल्दी से उनके बीच की दूरी को खा लिया। रक्षक अपने पैरों पर स्क्रैम्बल्ड हो गए क्योंकि वे किरण के पीछे लाइन में गिर गए। अंश, जिसने पीछे एक छोटी सी नजर दी, आगे दौड़ा। प्रशिक्षण मैदान इतना बड़ा था कि वह सिर्फ पहले राउंड के बाद हाँफने लगा। लेकिन उसकी चालें तेज थीं क्योंकि उन्होंने इसे दूसरे राउंड में बनाया। ये काफी समय हो गया था जब वह इतने कम समय में इतना दौड़ा था, लेकिन उसके पैरों ने उसे चलाया। और इस तरह, वह तीसरे राउंड में था। वह किरण के पैरों को ठीक उसके पीछे सुन सकता था। वह उसके साथ एक करीबी दूरी बनाए रखता था और हालांकि अंश पसीने से भरा हुआ था और गहरी सांसें ले रहा था, नाइट ऐसा लग रहा था जैसे वह कैजुअली एक बगीचे से टहल रहा था। जल्द ही, पसीना अंश के माथे से नीचे टपक गया, उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया क्योंकि उसकी आंखें भी उनमें ढकी हुई थीं। उसकी सांसें रैगड गास्प्स में आईं, और उसकी मांसपेशियों ने विरोध में चिल्लाया। 2 और राउंड, मेरे पास यह है। अंश ने अपने पैरों की गति धीमी होते हुए महसूस किया। वह रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, उसके पैर वॉबल होने लगे। किरण, जो ठीक उसके बगल में था, ने बदलाव को देखा। रुको, सब लोग, उसकी आवाज प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। रक्षक, हाँफते हुए लेकिन उत्साहित, एक तेज पड़ाव पर धीमा हो गए। हफ, अंश एक पड़ाव पर लड़खड़ाया, उसकी छाती हाँफ रही थी और उसके पैर जमीन पर उतरने की धमकी दे रहे थे क्योंकि वह जमीन पर उतर गया था। किरण एक पल में उसके बगल में था। उसने पास के एक रक्षक को एक आदेश दिया, जिसे अंश ठीक से सुन नहीं सका। अंश को एक संक्षिप्त सेकंड के लिए बहरा महसूस हुआ। एकमात्र चीज जो उसने स्पष्ट रूप से सुनी थी वह उसकी दिल की धड़कन जोर से धड़क रही थी। आराम से वहां, भगवान अर्नव, किरण ने कर्कश आवाज में कहा। आपने खुद को उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ाया। उसने अंश को अपना संतुलन वापस पाने में मदद की। बस चलते रहो, अंश हाँफ गया, उसकी आवाज परिश्रम से खुरदरी थी। उसने रक्षकों को कमजोरी से इशारा किया। क्या आप सुनिश्चित हैं? किरण ने एक बार फिर पूछा। अंश ने ऊपर देखा कि किरण कितना चिंतित था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके होंठ एक पतली रेखा में बन गए थे। पसीने और भारी सांसों के बावजूद भी उसकी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं पेड़ के पास आराम करूंगा। मैंने पहले ही किसी को पानी के लिए पूछने के लिए भेज दिया है, किरण ने कहा। अंश ने सिर हिलाया और रक्षकों की ओर इशारा किया। वापस जाओ और जारी रखो। किरण ने बस सिर हिलाया। अंश ने अपनी पीठ फेर ली और पास के पेड़ की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उसके अंग शेकी थे क्योंकि वह धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल गया। पेड़ के नीचे, बेंच पूरी तरह से स्थित थी। जब वह बेंच की ओर चला, तो उसने किरण के आदेशों को सुना क्योंकि रक्षकों ने ड्रिल जारी रखी। वह बेंच पर बैठ गया और अपने घुटनों पर अपने हाथ रखे। उसकी हड्डियों से आने वाला चुभन कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसे किसी भी प्रकार के कसरत से शारीरिक रूप से थका हुआ हुए कितना समय हो गया था। उसने नेक्रोमेंसर के साथ स्कर्मश के दौरान ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन तब एड्रेनालाइन ने उसे जारी रखने दिया था। कुछ सेकंड उसके साथ सिर्फ अपनी सांस पकड़ने की कोशिश में गुजर गए।
उसकी आंख के कोने से उसने प्रिया को अपने हाथ में पानी की कैंटीन के साथ उसकी ओर चलते देखा। अंश सीधा बैठा और उससे पानी लिया। क्या आप ठीक हैं, भगवान अर्नव? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। अंश ने पानी का एक लंबा स्विग लिया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसे अपने सूखे गले को बुझाने की जरूरत थी। उसने इसे अपने होठों पर लाने से पहले रुका और एक और लंबी घूंट ली। जब उसे पर्याप्त महसूस हुआ, तो उसने इसे नीचे रख दिया और उसकी चिंतित आंखों को देखा। बहुत कमजोर, उसने कर्कश आवाज में कहा, शब्द उसके सामान्य आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार के विपरीत थे। मैं कमजोर होने का जोखिम नहीं उठा सकता। अब और नहीं, मैं लंबे समय तक दौड़ भी नहीं सकता। आप वहां पहुंच जाएंगे, भगवान अर्नव। आप इसके आदी नहीं हैं। आपको प्रशिक्षण में भाग लिए हुए काफी समय हो गया है ना? प्रिया ने एक मामले के तथ्य के रूप में पूछा। अंश ने बस सिर हिलाया। हाँ, काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे अब अपने शरीर पर काम करना है। वैसे भी, पानी लाने के लिए धन्यवाद। वह रुका। उसकी आंखें उन रक्षकों पर पड़ी जो बेचैनी से प्रशिक्षण ले रहे थे। उसका एक हिस्सा, जो जादूगर खतरनाक परिस्थितियों से गुजरा था, फिर से दौड़ना शुरू करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह बेहोश हो जाएगा और अगर उसने कोशिश की तो उसे दूर खींचना होगा। वह रक्षकों को ऐसा दृश्य नहीं दिखाना चाहता था, खासकर जब उसकी प्रतिष्ठा हाल ही में सुधरी थी। एक अच्छे जादूगर होने का एक हिस्सा ये भी था कि कब रुकना है और आराम करना है। प्रिया उसे कैंटीन खत्म करते हुए देखकर मुस्कुराई। एक साई उसके होंठों से निकल गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे शारीरिक रूप से बहुत सुधार करना था। दूर से, वह देख सकता था कि रक्षक कितनी कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनकी दौड़ और टचडाउन ड्रिल ने बीच में कुछ रक्षकों को पॉजेज लेने के लिए मजबूर किया। उसने आखिरकार किरण को रक्षकों से कुछ कहते हुए देखा और अंश की ओर देखते हुए देखा। रक्षकों ने एक साथ किरण को सैल्यूट किया क्योंकि वह घूम गया और अंश की ओर अपना रास्ता बनाया। अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, भगवान अर्नव? किरण ने पास आते ही पूछा। अंश ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने बगल में बैठने के लिए इशारा किया। पल का लाभ उठाते हुए प्रिया दूर चली गई क्योंकि वह जानती थी कि उनकी बातचीत को सुनना बेहतर नहीं था। अंश ने बिना समय बर्बाद किए विषय पर बात की। मैं अब से हर दिन तुम्हारे प्रशिक्षण में शामिल होने की योजना बना रहा हूं। इस बयान पर किरण की आंखें चौड़ी हो गईं। हर दिन? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आप एक जादूगर हैं, भगवान अर्नव। आपको लड़ाई के लिए रक्षकों की तरह प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता, उसने अपना मन बोला। अंश ने सिर हिलाया। एक जादूगर होने के लिए मंत्रों से ज्यादा है, किरण। क्या होगा अगर युद्ध की गर्मी में मेरा माना खत्म हो जाए? क्या होगा अगर मुझे किसी हमले से बचना पड़े, किसी दुश्मन को मात देनी पड़े, या यहाँ तक कि जादू से ज्यादा कुछ और से लड़ना पड़े? उसने रक्षकों को पूरी तरह से एक साथ चलते हुए देखा, उनके शरीर लड़ाई के लिए होंठ थे। फिर, अपने शरीर पर नजर डाली जो आदर्श से कम था। यह एक औसत जादूगर के लिए सामान्य था, लेकिन अंश को औसत होना पसंद नहीं था। मुझे सिर्फ एक चलने वाली आग का गोला होने से ज्यादा होने की जरूरत है, किरण। मुझे अपने पैरों पर तेज, मजबूत, और यहाँ तक कि जब मेरा जादू विफल हो जाए, तब भी जीवित रहने में सक्षम होने की जरूरत है। किरण ने एक पल के लिए उसका अध्ययन किया। अंश किसी भी अर्थ में मजाक नहीं कर रहा था। अभ्यास एक शौक के लिए नहीं था या अपना समय गुजारने के लिए नहीं था। उसे बेहतर आकार में आने की जरूरत थी क्योंकि वह नहीं जानता था कि आगे क्या और चुनौतियां थीं। एक बुद्धिमान निर्णय, भगवान अर्नव। उसने आखिरकार मान लिया। लेकिन चेतावनी दी जाए, ये ड्रिल्स हमें हमारी सीमाओं तक धकेलने के लिए हैं। वे दिल के फेंट के लिए नहीं हैं। एक मुस्कुराहट अंश के चेहरे पर फैल गई। मुझे इसका थोड़ा सा स्वाद मिला। किरण ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे एक प्रशिक्षण रेजिमेंट को दर्जी करने में सम्मानित किया जाएगा जो आपके शरीर और सजगता दोनों को मजबूत करता है। हम कल से शुरू कर सकते हैं यदि आप अभी भी उस सभी दौड़ के बाद ठीक से चलने का प्रबंधन करते हैं जो आपने किया था। यह अनुचित होगा यदि आपका सारा प्रशिक्षण रक्षकों के साथ है। हाँ, वह बहुत अच्छा होगा। अंश ने संक्षेप में रक्षकों पर नजर डाली। और उसने जारी रखा, उसकी नजर किरण पर लौट आए। आने वाले दिनों में, मैं रक्षकों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की भर्ती करने की योजना बना रहा हूँ। ओह, किरण का माथा सिकुड़ गया। मुझे उनका स्वागत करने में खुशी होगी लेकिन क्या यह अभी आवश्यक है? अंश एक छिपे हुए मकसद के साथ मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं किसी भी साधारण रक्षकों की भर्ती नहीं करने जा रहा हूँ।
आपका क्या मतलब है, भगवान अर्नव? कौन? अंश ने उसे छोटा काट दिया। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जब मैं इसकी पुष्टि करूंगा। मुझे बस कुछ समय चाहिए। रक्षकों ने आखिरकार अपनी कार्रवाइयों में विराम दिया और सीधे खड़े हो गए। हाँ, जरूर, मैं ये जानने के लिए इंतजार करूंगा कि वे कौन हैं। और यह मेरा क्यों है कि मैं उन पर ध्यान दूं। किरण ने उन रक्षकों की ओर इशारा किया जो इंतजार कर रहे थे और खड़े हो गए। अंश ने कुछ नहीं कहा लेकिन सिर हिलाया, उसे जाते हुए देखा। अंश ने उन वस्तुओं के विविध दृश्यों को देखा जो उनके सामने प्रदर्शित थे। वे चीजें थीं जो उन्होंने नेक्रोमेंसर के ठिकाने से निकाली थीं। फारूक उसके बगल में खड़ा था। उसका मौसम का मारा चेहरा संतुष्टि और सतर्कता के मिश्रण से ढका हुआ था। काफी हॉल, क्या आप नहीं कहेंगे, भगवान अर्नव? फारूक ने रंबल किया, उनके उद्यम के स्पॉइल्स की ओर इशारा करते हुए। अंश नीचे झुक गया, उसकी काली आंखें वर्गीकरण को स्कैन कर रही थीं। एक कर्मचारी था, उसकी जीवंत लकड़ी डल हो गई थी और एक फेंट, अनसेटलिंग चिल निकल रहा था। ये सोने के सिक्कों से भरी एक नक्काशीदार छाती के खिलाफ खड़ा था। इसके बगल में, धूल से ढकी हुई टोम्स चमड़े के बाइंडिंग्स के साथ बैठी थीं। क्या आपको उसके बारे में और जानकारी मिली? उसने उससे वापस देखते हुए पूछा। फारूक ने सिर हिलाया और उसके बगल में घुटने टेक दिया, उसकी आवाज़ कम और गंभीर थी। नेक्रोमेंसर, ऐसा लगता है, काल्वन रियासत के भीतर एक छोटी सी अकादमी से आया था। उसका नाम विनय लाकसोब था, वहाँ काल्वन अकादमी में एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा एक जादूगर। उसने हेडमास्टर के पद को कवटेड किया और एक बार जब वह वर्तमान हेडमास्टर के सेवानिवृत्त होने के बाद इसे पाने में विफल रहा, तो उसने उन पर मुड़ने लगा। सिर्फ इसलिए, ऐसा लगता है कि उसने सोचा था कि हेडमास्टर बनना उसे रैंक अप करने के लिए और संसाधन देगा क्योंकि वह लंबे समय तक थर्ड सर्कल नोविस मेज के रूप में फंसा हुआ था। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी, अंश ने बहुत सारे जादूगरों को देखा था जिन्होंने अपना दिमाग खो दिया था या अंधेरे रास्तों की ओर मुड़ गए थे यदि वे लंबे समय तक एक ही सर्कल में फंसे हुए थे। कुछ जिनके साथ उसने प्रशिक्षित किया था उनका भी यही हश्र हुआ था। उसका चेहरा सिकुड़ गया और कड़वाहट को निगलते हुए, उसने फारूक पर अपना ध्यान वापस केंद्रित किया। ऐसा लगता है कि उसे नेक्रोमेंसी पर एक किताब मिली थी और उसने कुछ समय के लिए गुप्त रूप से अंधेरे कलाओं का अभ्यास किया था, फारूक ने जारी रखा, उसकी आवाज़ घृणा से भरी हुई थी। मुझे कुछ रिपोर्टें मिली और वह आदमी घिनौना था। उसने एक बार अपनी अनडेड के साथ एक छोटे से गांव को ग्रेज किया और जो कोई भी मारा गया वह उसकी सेना में एक सैनिक बन गया। उसने एक ग्रेवयार्ड से अनडेड भी उठाया। अंश खड़ा हो गया, उसकी नज़र मकाब्र टोम्स पर टिकी हुई थी। काल्वन रियासत, फारूक ने कहा, उसकी आवाज़ अपनी कठोरता को वापस पा रही थी। हमारी सहायता के लिए बहुत आभारी है। उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट का अनुरोध किया है, निश्चित रूप से। और उसने एक मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, उन्होंने उसके सिर पर बाउंटी का सम्मान करने के लिए सहमति व्यक्त की है, साथ ही कुछ अतिरिक्त मुआवजा शामिल अतिरिक्त प्रयास पर विचार करते हुए। अंश ने संक्षेप में सिर हिलाया। उसकी आंखें संग्रह पर टिकी हुई थीं। हर वस्तु ने उसे एक अजीब अनसेटलिंग महसूस कराया, खासकर कर्मचारी। ये वही था जिसका उपयोग वह अपनी लड़ाई में कर रहा था। हमें ये सब निपटाना होगा, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज़ कम और दृढ़ थी। इसे जलाओ, हर आखिरी टुकड़ा। कर्मचारी पर अच्छे एन्चांटमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक नेक्रोमेंसर का कर्मचारी कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अपने घर में स्टोर करना चाहता था। किताबों के लिए, वह नहीं चाहता था कि कोई अन्य व्यक्ति उनमें एक नज़र डाले और नेक्रोमेंसी के रास्ते पर गिर जाए। उसकी आंखें टोम्स पर गिर गईं, उनमें से हर एक को सावधानी से देखते हुए। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जलाए। वह क्या है? उसकी आंखें एक किताब पर फिक्सेटेड हुईं, जो चमड़े से बंधी टोम्स के बीच लगभग डिस्क्रीटली टक थी। किताब अलग थी, यहाँ तक कि किताब का कवर भी कंकाल के बजाय धातु और मिट्टी के आंकड़ों के जटिल आरेखों को दिखाता था। उसकी जिज्ञासा पीक्ड हुई, और अंश ने बाहर पहुंचकर उसे पकड़ा। घिसा हुआ चमड़ा उसकी उंगलियों के खिलाफ ठंडा था। उसने इसे तुरंत खोल दिया। इसके कॉलम्स के माध्यम से पढ़ते हुए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने सभी पैटर्न्स और टेक्स्ट्स को देखा जो किसी भी अंधेरे कला से संबंधित नहीं थे लेकिन अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प थे। सामग्री, एन्चांटमेंट्स, एनिमेटिंग कंस्ट्रक्ट्स, गोलम्स। गोलेमंसी पर एक किताब। अंश की आंखें एकाग्रता में सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने हाथ में किताब को देखा। उसने सावधानी से कवर खोला, और एजेड पेपर की एक फेंट सेंट ने उसकी नाक को गुदगुदी की। पीले कागजों पर उसका एकमात्र ध्यान था।
उसने एक के बाद एक पन्ने पलटे। वह उन अक्षरों, रेखाओं और कर्व्स में अवशोषित होने से खुद को रोक नहीं सका जो उसके अंदर थे। यह मनकृत में लिखा गया था, एक भाषा जो अक्सर जादुई कला के लिए उपयोग की जाती थी। अंश ने अपने पूरे जीवन में इसमें किताबें पढ़ी थीं और हालांकि यहाँ जो शब्द और वाक्य थे जिनसे वह परिचित था उसने अनुकूलन किया था। यह क्या है, भगवान अर्नव? फारूक ने उत्सुकता से सवाल किया, उसके ध्यान को तोड़ते हुए। खैर, अंश ने शुरू किया लेकिन उसकी आंखें किताबों पर चिपकी हुई थीं। एक पल की चुप्पी गुजर गई क्योंकि अंश ने जितना हो सके उतना पढ़ना जारी रखा। उसने फारूक को सवाल पीछे छोड़ते हुए और नेक्रोमेंसर के अन्य सामानों को देखने के लिए नीचे झुकते हुए देखा। पहले कुछ पन्ने विभिन्न गोलम डिजाइनों के विस्तृत रेखाचित्र थे। उनके रूप हल्किंग और इम्पोजिंग से लेकर स्लीक और अजाइल तक थे। मिट्टी, लकड़ी और धातु से बने थे और एक छोटा सा ड्राइंग था जो एक गोलम जैसा लग रहा था जिसे एक पास टाइम के रूप में स्क्रिबल किया गया था। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसके दिल की धड़कन छूट गई। आरेखों के बीच हस्तलिखित नोट्स थे। स्याही एक फेडेड ब्राउन थी जो वर्षों के अध्ययन का संकेत देती थी। अधिकांश नोट्स मनकृत में थे, लेकिन समय समय पर एल्फहैम जैसी भाषाएं थीं। एल्व्स की एक प्राचीन भाषा जिसे मानव विद्वान कभी कभी मूल बातें सीखते थे। विभिन्न हैंडराइटिंग्स भी थे, जिसका अर्थ था कि इसे बहुत कुछ नीचे पारित किया गया था। ये काफी पुराना होना चाहिए। सिर्फ एक नज़र से वह कह सकता था कि नोट्स विभिन्न सामग्रियों के बारे में बात करते थे, अनचांटेड धातु, अनफ्यूज्ड मिट्टी और यहाँ तक कि दुर्लभ, एल्केमिकली उपचारित लकड़ी। प्रत्येक में अद्वितीय गुण थे जो तैयार गोलम को विशिष्ट ताकत और कमजोरियों के साथ इम्ब्यूड करते थे। लिखित सामग्री ने उसकी भौहों को एक साथ निट कर दिया। सब कुछ समझाने में काफी विस्तार और समर्पण था। उसकी उंगली पन्नों के बीच में रुक गई। मनकृत में लिखे गए शब्दों के अलावा सामान्य भाषा में कुछ स्क्रिबल्ड नोट्स थे जिन्हें उसने नेक्रोमेंसर से आने का अनुमान लगाया था। अंश ने उन्हें करीब से देखने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें स्क्विंट की, लेकिन डिम लाइट ने उसके लिए अंदर पर ध्यान केंद्रित करना कठिन बना दिया। उसने धीरे से किताब बंद कर दी। ये गोलम्स पर सिर्फ एक रेफरेंस बुक जैसा नहीं लग रहा था। यह एक व्यक्तिगत पत्रिका थी जिसे नेक्रोमेंसर सहित बहुत सारे लोगों को नीचे पारित किया गया था। नोट्स और क्रीसेस जो किताब में थे, वे पत्रिका की यात्रा कितनी लंबी थी इसका सबूत थे। दूसरी ओर, गोलेमंसी खुद जादू का एक दुर्लभ और गलत समझा गया स्कूल था। नेक्रोमेंसी के विपरीत, जो मृत को मैनिपुलेटेड करता था, गोलेमंसी सेंटिएंट कंस्ट्रक्ट्स के निर्माण पर केंद्रित था। यह इतिहास में स्टीप्ड एक कला थी, जिसका अभ्यास प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया जाता था जिन्होंने निर्माण, रक्षा और यहाँ तक कि साहचर्य के लिए गोलम्स का उपयोग किया था। अंश को अस्पष्ट रूप से फुसफुसाहटों में पारित अफवाहों को याद आया। पूर्व में दूर एक राज्य का एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा शासन किया गया था जिसने गोलम्स की एक सेना को नियोजित किया था। वह नहीं जानता था कि क्या ये सच था या क्या ये वर्तमान युग में भी मौजूद था, लेकिन जब भी गोलेमंसी ऊपर आता था तो ये बताने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी थी। हालांकि जब तक उसने अपना जादू प्रशिक्षण शुरू किया था, तब तक कला ऑब्सक्योरिटी में फीकी पड़ गई थी। लेकिन ये किताब एक नेक्रोमेंसर के कब्जे में कैसे समाप्त हुई? उसने आखिरकार फारूक पर नजर डाली। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। फारूक, उसने पूछताछ की जिससे उसका ध्यान वहां से हट गया जहां वह कर्मचारी को घूर रहा था। क्या कोई संकेत था कि नेक्रोमेंसर ने गोलेमंसी का अभ्यास किया? बाद वाला क्राउच स्थिति से खड़ा हुआ और विचारपूर्वक अपनी दाढ़ी सहलाया। हाँ, भगवान अर्नव, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे कालवन रियासत द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में इस तरह के कई नोटेशंस याद हैं। उसके पास यह उसकी जादुई कलाओं में से एक के रूप में था। वह एक पल के लिए रुका। इससे पहले कि अंश कुछ कह पाता, उसने जारी रखा। जो मैंने इकट्ठा किया, उसका गोलेमंसी का ज्ञान ही था जिसने उसे अधिकांश से तेजी से नेक्रोमेंसी के फंडामेंटल्स को समझने की अनुमति दी। ये काफी दुखद है यदि आप मुझसे पूछें। वह एक जादूगर था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जूते में रहने के लिए अनगिनत लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन उसने इसे फेंक दिया। फारूक ने कहा, अंत में एक साई लेते हुए। हालांकि अंश ने अपनी भावनाओं से सहमति व्यक्त की, उसका ध्यान कुछ और पर था। नीचे देखते हुए, उसने किताब से धूल झाड़ दी। नेक्रोमेंसर ने गोलेमंसी के माध्यम से बुनियादी नेक्रोमेंसी सीखा। ये दिलचस्प है। अंश पर एहसास की एक लहर आ गई। उसने अनुमान लगाया कि नेक्रोमेंसर ने गोलेमंसी में महारत हासिल करने की कोशिश की और चूंकि दोनों जादुई कलाएं अन्य प्राणियों को नियंत्रित करने पर ओवरलैप थीं, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों,
वह आसानी से नेक्रोमेंसी में महारत हासिल करने में सक्षम था। गोलम्स के साथ उसे अपने एन्चांटमेंट कौशल पर काम करना चाहिए था क्योंकि उन दोनों ने एक साथ अच्छी तरह से जेल किया था। इसने उसकी लड़ने की शैली के बारे में कुछ चीज़ों को समझाया और जैसे ही अंश ने नेक्रोमेंसर के बारे में और अधिक कंजंक्शंस किए, फारूक ने उसका ध्यान खींचा। अगर आपको और विवरण चाहिए, तो मैं रियासत से अनुरोध कर सकता हूँ, मेरे प्रभु। वे हमें और जानकारी प्रदान करने में खुश होंगे, उसने अंश को देखते हुए और उसके चेहरे के भावों में एक जवाब खोजते हुए कहा। अंश ने सिर हिलाया। अगर मुझे उनकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगा। उसने अपने हाथ में जो किताब थी उसे उठाया। मैं इस किताब पर एक अच्छी नज़र डालूंगा, फारूक। उसने बाकी पर इशारा किया। लेकिन इन्हें तुरंत शुद्ध करने की ज़रूरत है। उन्हें जलाओ, हर आखिरी एक को। फारूक ने अपनी नाक सिकोड़ ली। मैं सहमत हूँ, भगवान अर्नब। उनमें कुछ घिनौनी चीज़ की बदबू आती है। मैं उन्हें अभी जला दूंगा, उसने कहा और सिर हिलाया। अंश समझ गया कि वह नेक्रोमेंसर की गुफा की गंध का जिक्र कर रहा था जो अभी भी हवा में थी जो उसके सामान पर थी। ये वास्तव में घिनौना था। एक अकेली मोमबत्ती की फ्लिकरिंग लौ अंश के चेहरे पर नाचती हुई परछाइयां उत्सर्जित कर रही थी क्योंकि वह अपनी डेस्क पर झुका हुआ बैठा था। उसका चेहरा किताब के करीब था क्योंकि उसने किताब के कवर पर एच पैटर्न्स और डिजाइनों पर एक नज़र डालने की कोशिश की थी। एजेड पन्नों की गंध धूल के साथ मिलकर उसकी नाक में आ गई। हालांकि उसने फारूक के साथ होने पर किताब पर एक नज़र डाली थी, वह इसमें और गहराई तक जाना चाहता था। विषय ने उसे कई कारणों से दिलचस्पी दी। और सोचे बिना, उसने इसे खोला। उसने उन आरेखों पर अपनी उंगली को ट्रेस किया जो उसने पहले देखे थे जो मिट्टी, पत्थर, कपड़े और धातु के आंकड़ों को दर्शाते थे। आरेख के अलावा, उनका विवरण मनकृत भाषा में समझाया गया था। अंश एक पल के लिए रुका और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। प्रारंभिक पन्नों में गोलेमनसी पर कुछ विवरण थे। विवरणों में उन सामग्रियों को शामिल किया गया था जिनका उपयोग किया जा सकता था और किन तरीकों से। यह एक बुनियादी परिचय था जो पाठक को गोलम के लिए सही सामग्री का चयन करने के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में बता रहा था। जैसे ही उसने पढ़ना जारी रखा, कुछ उसकी आंख में आ गया। यह उल्लेख किया गया था कि सामग्री और एन्चांटमेंट्स के आधार पर विभिन्न शक्तियों को मैनिपुलेटेड किया जा सकता था। लेकिन हर गोलम का दिल, पाठ में उल्लेख किया गया था, कौ के भीतर निहित था। यह एक विलक्षण वस्तु नहीं थी, बल्कि इसे अल्केमिकल कंकॉक्शंस और वैंक्विश्ड राक्षसों से हार्वेस्टेड सामग्रियों को फ्यूजिंग करके तैयार किया गया था। मैंने पहले केवल एक गोलम को देखा है और यह मुश्किल से कार्य करता था। अंश ने उस समय के बारे में सोचा जब वह एक कृत्रिम डंजन में था जहां उसने उसमें गोलम्स के साथ एक कमरा पाया था। वे ऑपरेटिव नहीं थे और उनमें से अधिकांश खराब आकार में थे। वहां उसने इसका को देखा था, लेकिन यह अध्ययन करने के लिए एक आकार में नहीं था। उसने पन्ना पलटा और डंजन कॉर लेबल वाले एक पल्सेटिंग लाल ऑब को देखा। पाठ ने समझाया कि ये दुर्लभ कॉ स्टैंडर्ड गोलम कॉ के विकल्प के रूप में कार्य कर सकते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट को जीवन शक्ति और यहां तक कि सेंशंस का एक रूडिमेंटरी रूप भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही उसने इसे पढ़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक शिवर दौड़ गई। पीछे देखते हुए, उसने खिड़की को खुला देखा और एक इजी टू डू विंड स्पेल के साथ बंद कर दिया। उसकी आंखें पेज के मार्जिन में एक स्क्रॉल्ड नोट पर गिर गईं। स्याही पाठ के बाकी हिस्सों की तुलना में एक गहरा शेड थी। लिखावट ऐसी लग रही थी जैसे कोई जल्दी में था। बहुत महंगा। नोट पढ़ा। यह उन कुछ सामग्रियों में से एक को सर्कल करने के बाद लिखा गया था जो गोलम डिजाइनों में से एक को तैयार करने के लिए आवश्यक थी। फिर भी दो शब्दों को जोड़ के लिए कई बार अंडरलाइंड किया गया था। अगले पेज पर अन्य फ्रेशली इंक शब्द थे। सामग्री अकेले एक भाग्य खर्च करती है, यहां तक कि उन डैम्ड वॉल्स के साथ बाटरिंग के साथ भी। एन्चांटमेंट्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन सिक्का पस मेरे धैर्य से तेजी से सूख रहा है। अंश भौहों से फ्राउन किया और समझ का एक जोल्ट उसके माध्यम से गोली मार दी। ऐसा लग रहा था कि नेक्रोमेंसर किताब के माध्यम से जाते समय अपने विचार और संघर्ष लिखना पसंद करता था। ये सिर्फ गुलेमनसी पर एक किताब नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक व्यक्तिगत पत्रिका भी थी। हालांकि उसे कहना पड़ा कि उसकी लिखावट खराब थी। वे कर्सिव थे और अक्षरों ने मुश्किल से अपनी रेखाओं और कर्व्स को ठीक से जोड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह निराशा में लिख रहा था और कुछ शब्दों को ठीक से स्क्रिबलिंग करने की भी परवाह नहीं करता था। अंश ने नोट्स के नीचे अपनी उंगली रखी, उन्हें एक बार फिर से पढ़ा। जल्दी से, उसने और नोट्स खोजने के लिए पन्ने पलटना शुरू कर दिया।
जैसा कि उसने सोचा था, अन्य स्थानों पर कुछ अन्य नोट्स थे जैसे ही उसने पढ़ा। आदमी गोलम की कला को जानता था, शायद गोलेमंसी में महारत हासिल करने की महत्वाकांक्षा भी थी। लेकिन सामग्री की लागत और उसके पास मौजूद संसाधनों की सीमाओं ने उसे दूसरे रास्ते पर ले जाया। वह बदला लेना चाहता होगा, लेकिन गोलम्स बहुत महंगे थे। उनके विपरीत, अनडेड को एक कब्रिस्तान से आसानी से उठाया जा सकता था। उसे सिक्कों की जरूरत नहीं थी, न ही दुर्लभ धातुओं या गोलेमंसी प्रयोगों को करने के लिए एक जगह बनाने की। अंश ने कुछ पन्ने वापस पलट दिए, उसकी आंखें डंजन कॉज के विस्तार वाले सेक्शन पर उतर गईं। एक और नोट मार्जिन को भर गया। अक्षर एक बोल्डर हैंड में लिखे गए थे। डंजन कॉ, सब कुछ का जवाब, शक्ति, जीवन शक्ति, न्यूनतम लागत। बस प्रयोग करने की जरूरत है। अंश ने आह भरी। नेक्रोमेंसर डेस्परेट था और जरूरतमंद था। विवरण और नेक्रोमेंसर के स्क्रिबल्स उसके दिमाग में इम्प्लांट किए गए थे, सामग्री की उच्च लागत, पारंपरिक जादू की सीमाएं। उसने एक ह्यूमलस चकल बाहर निकाला। भले ही नेक्रोमेंसर डेस्परेट था, उसने एक ऑनरेबल मेज होने के बजाय भ्रष्ट होने और एक लिच में बदलने का सहारा लिया था। अंत में, इसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी थी। एक तरह से, नेक्रोमेंसर पहला नहीं होगा, न ही आखिरी जो सिर्फ शेयर डेस्परेशन से अंधेरे जादू से ल्योड हो गया। लेकिन पन्ने बेहद दिलचस्प महसूस हुए। जिस तरह से विवरणों का वर्णन किया गया था, जिस तरह से छोटे विवरण भी मायने रखते थे, ये सब फैसिनेटिंग था। गोलेमंसी पर विवरण के अलावा, नेक्रोमेंसर के दिमाग में एक झांक लेना भी इंट्रीगिंग था। शायद, गोलम की कोशिश करना असंभव नहीं होगा। अंश ने अचानक सोचा। किताब, नोट्स, वे सभी बहुत टेम्पटिंग थे। अपने पिछले जीवन में, उसने अल्केमी को एक प्राथमिक जादुई कला के रूप में लिया था, और केवल अन्य प्रकार की कलाओं में एक बुनियादी रुचि ली थी जो उसके गुरु और सॉर्सरर्स टावर के चारों ओर अन्य जादूगरों ने सिखाया था। अल्केमी में इसके पर्क्स थे जिनकी ओर अंश आकर्षित हुआ था, रिसोर्सफुलनेस, प्रयोग सहित कई अन्य पहलुओं ने उसे जरूरत के साथ अल्केमी में महारत हासिल करने के लिए मजबूर किया। लेकिन वह हमेशा चीजों के निर्माण में दिलचस्पी रखता था। उसकी आंखें वापस किताब पर गिर गईं। उसने सरल गोलम्स के आरेखों को ट्रेस किया। हल्किंग स्टोन ब्रूड, द निम्बल वुडन स्काउट, संभावनाएं उसके दिमाग में घूम गईं। एक प्रमुख कारण नेक्रोमेंसर गोलम्स बनाने में सक्षम नहीं था, वह लागत थी और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए डंजन कॉज प्राप्त करना चाहता था, लेकिन एक डंजन में जाना खतरनाक था। वह डेस्परेट था, लेकिन अंश एक डेस्परेट आदमी नहीं था। उसने, हालांकि, अल्केमी को समझा, एक अनुशासन जो मेटिकुलस कंट्रोल और सटीक गणनाओं पर बनाया गया था। उसके पास एक रईस के संसाधनों तक भी पहुंच थी, एक लग्जरी जो नेक्रोमेंसर के पास नहीं थी। गोलेमंसी का सरासर आकर्षण और इसकी क्षमता एक इरेजिस्टिबल बल के साथ उसे टग किया। एक मिस्चिवस मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। अगर वह इस रास्ते को लेता, तो यह आसान नहीं होता। इसे मेटिकुलस प्लानिंग, उसकी अल्केमिकल विशेषज्ञता का एक फ्यूजन और उसे मिली किताब से बहुत मदद की जरूरत होगी। पुरस्कार, हालांकि, वह ग्राउंड ब्रेकिंग खोज कर सकता था। उसके चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उसे याद आया कि उसके एजेंडे पर अभी भी अन्य सामान था। जिस लड़की को उन्होंने बचाया, और लोगों की भर्ती, और यहां तक कि महल के मामले भी, उन सभी को उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। लेकिन एक उपयोगी कला में महारत हासिल करने से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं यहाँ जो बुनियादी मॉडल हैं, उनमें से कुछ बनाने की कोशिश कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि यह कहाँ जाता है। उसने एक थॉटफुल थंब के साथ किताब बंद कर दी। वह खड़ा हुआ और अपने बिस्तर पर चला गया, इस बीच गोलम्स के बारे में सोच रहा था। जिस लड़की को वे गुफा से वापस लाए थे, उसे उस इमारत में रखा गया था जहां कुछ महल के कर्मचारी रहते थे। वे सभी अमीरा से दूर अलग अलग कमरों में थे और उन्हें उससे परेशान न करने के लिए कहा गया था, जब तक कि उसे कुछ जरूरत न हो। अंश जानता था कि नौकरानियां उसकी दुर्लभ विशेषताओं और जिस कारण से उसने उसे सुरक्षित रखा था, उसके कारण उत्सुक थीं, लेकिन उन्होंने उसके सीधे आदेशों का पालन किया। कमरा, ये कुछ भी शानदार नहीं था, लेकिन विशाल था और उसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए पर्याप्त दीवारें थीं। एक छोटा बिस्तर, एक दीपक, कुछ किताबें और कपड़े पहले दिन उसके पास लाए गए थे। अंश उसके बगल में बिस्तर पर छोटी सी जगह पर बैठ गया जहां उसने अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी थीं। उसकी पीठ एक असहज स्थिति में झुकी हुई थी, लेकिन उसने आज्ञा मानी कि अंश उसे कैसे चाहता था। वह गतिहीन रही, उसकी भौहें दर्द में सिकुड़ी हुई थीं। अंश उसकी त्वचा पर ठीक करना मंत्र का उपयोग कर रहा था, जिससे निशान गायब हो रहे थे।
ये सिर्फ सतह नहीं थी, अंश महिला की टूटी हुई हड्डियों को ठीक कर रहा था जो उसके पास थी। क्या तुम घूम सकती हो? अंश ने सवाल किया। अमीरा ने बस अपना हाथ वापस ले लिया और घूम गई। अंश उन निशानों को देख सकता था जो उसकी गर्दन से फैले हुए थे, जो नीचे जाते हुए लग रहे थे। उसने अपना हाथ रखा, उसकी गर्दन पर मडरा रहा था और फिर से ठीक करना, मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। माना उसके बाहर बहने लगा, मंत्र संरचना को तुरंत शक्ति प्रदान कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और उस चोट को देखना जारी रखा जो तुरंत गायब होना शुरू हो गई थी। चून की चोटें भ्रष्टाचार से नहीं थीं, ये जादू का सिर्फ एक आसान प्रदर्शन था। प्रिया ने पहले उन पर एक नज़र डाली थी और अंश से हर्बल दवाओं का उपयोग करने के लिए एक पुजारी को लाने के लिए कहा था, लेकिन उसके पास उसके बारे में और जानने की योजना थी। इसके साथ समस्या यह है कि वह बोलेगी नहीं, न तो अपने बारे में, न ही वह कहाँ से है। अंश ने उसकी त्वचा पर नज़र डाली। उसकी आंखें उसकी गर्दन से नीचे चली गईं इससे पहले कि एक काला पड़ा कलाई की झलक ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, ये हो गया है। क्या मैं तुम्हारी कलाई देख सकता हूँ? उसने पूछा। जैसे ही अंश बोला, महिला चौंक गई और अपनी कलाई छिपा ली। उसने जल्द ही खुद को इकट्ठा किया और घूम गई, अपना हाथ उसे दिया। अंश की उंगलियां उसकी कलाई के चारों ओर लिपटी हुई थीं ताकि ये देखा जा सके कि वहां कोई गंभीर चोट थी या नहीं। ये वेल्स थे, गुस्से में लाल गैश जो एक कठोर पिटाई की बात करते थे। जब उसने उसकी कलाई को मोड़ने की कोशिश की, तो वह थोड़ा फ्लिंच्ड हुई। मुझे माफ करना, मैं और सावधान रहूंगा, उसने कहा। उसने अंश को देखा, डर उसकी सुनहरी आंखों में झलकता था। अंश ने कलाई को देखा और उसके हाथ को ठीक करने के लिए, माना, को धकेलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके हाथ उसके ऊपर मडरा रहे थे, उसने उसके व्यवहार पर अपनी आंखें रखीं। उसने आराम महसूस किया ये देखकर कि वह संघर्ष नहीं कर रही थी, पहली बार के विपरीत जब उसने उसे ठीक करने की कोशिश की थी। उसकी आंखें सिर्फ उस जादू के गहरे बैठे डर से भरी हुई थीं जिसे उसने पल्सेटिंग किया था। चिंता मत करो, उसने मर्म किया, उसकी आवाज़ शांत करने के लिए एक कम रंबल थी। यह अजीब लगा क्योंकि वह इसके आदी नहीं था, लेकिन वह बेहतर हो रहा था। ये दर्द में मदद करेगा। उसकी आंखें वापस कलाई पर चली गईं। उसके हाथों से एक छोटी सी चमक निकली क्योंकि उसने अपना, माना, अंदर धकेल दिया। अमीरा ने एक तेज सांस ली। अंश ने ऊपर देखा कि उसकी नज़र उनके हाथों से दूर और दीवार की ओर भटक रही थी जहां उनकी परछाइयां प्लास्टर की हुई थीं। जैसे ही जादू ने काम करना जारी रखा, अंश ने उसके साथ एक छोटी सी बातचीत करने की कोशिश किए बिना नहीं रह सका। तुम कहाँ से हो, अमीरा? उसने धीरे से पूछा। क्या कोई है जो तुम्हें वापस घर ले जाने में मदद कर सकता है? उसकी सुनहरी आंखें उसकी ओर डाटेड हुईं, फिर वापस परछाइयों की ओर। उसके होंठ सील रहे और वह जानता था कि उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। अंश ने फिर से कोशिश की। इस बार, उसने एक नर्म दृष्टिकोण के साथ कोशिश की। क्या तुम्हारा कोई घर है? परिवार? उसने चिंतित आंखों से उसे देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस उसके कंधों में फेंटेस्ट ट्रेमा। वह सवालों से असहज लग रही थी। अंश ने साइली क्योंकि उसने हीलिंग स्पेल के अंतिम टेंड्रल पर काम किया। उसने इसे खत्म किया और एक बार जब वह संतुष्ट हो गया तो अपना हाथ वापस ले लिया। आज के लिए इतना ही होगा। तुम्हारी कलाई अब बेहतर महसूस करनी चाहिए, अंश ने कहा और खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसने अपनी कलाई को मोड़ने और मोड़ने की कोशिश कैसे की। वह घूम गया और दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कुछ कदम उठाए, एक फेंट मर्मर ने चुप्पी तोड़ दी। धन्यवाद, अमीरा ने एक फुसफुसाहट में आवाज दी। अंश ने एक संक्षिप्त पल के लिए पीछे देखा और उसे सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उस समय के लिए उसे बस इतना ही मिलेगा। दोपहर जल्द ही आ गई क्योंकि अंश ने अमीरा को ठीक करने में सुबह बिताई। उसकी सामान्य दिनचर्या खराब हो गई क्योंकि दिन की प्राथमिकताएं बदल गईं। उसने पहले ही सप्ताह के लिए गर्मी के पत्थरों का बैच बनाना समाप्त कर दिया था और उस काम से मुक्त था। अन्य काम फारूक द्वारा संभाला गया था और आदमी चाहता था कि अंश आराम करे क्योंकि वह अभी अभियान से वापस आया था। इसलिए, वह अमीरा के कमरे से बाहर निकलते ही पुस्तकालय की ओर चला गया। वहां बैठा, उसकी आंखें उसके हाथ में किताब पर प्लास्टर्ड थीं। पुराने पन्नों की मस्की सेंट उसकी नाक में भर गई क्योंकि उसका फ्राउन गहरा हो गया। कैसे आया? अंश की पकड़ किताब के चारों ओर कस गई। ये पिछले कुछ दशकों में राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स की एक किताब थी। इसमें हर प्रमुख विवरण और घटनाएं थीं जो हुई थीं, और कौन समय अवधि के दौरान महत्वपूर्ण था।
पिछले 1 घंटे से वह पढ़ रहा है और अपने हाथ में स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। भगवान अर्णव, ये वही है जो आपने मांगा था। प्रिया अपने हाथ में 4 किताबों के साथ उसकी ओर चली गई। फिर भी वे सभी रिकॉर्ड्स थे जो उसने अनुरोध किए थे, जिनमें दुनिया भर के इतिहास शामिल थे। वे सभी सिर्फ उसके विचारों और उसने अब तक जो पाया था उसकी पुष्टि करने के लिए थे। धन्यवाद। उसने उन्हें उससे लिया और पन्नों के माध्यम से शफलिंग करना शुरू कर दिया। कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था, कुछ उसकी उंगली रेखाओं के माध्यम से ट्रेस की गई एजेड पेपर्स पर जो कुछ भी लिखा गया था उसे पढ़ रही थी। आप क्या ढूंढ रहे हैं, भगवान अर्णव? क्या कुछ और है जिसके साथ मैं मदद कर सकती हूँ? प्रिया की आवाज़ एक फुसफुसाहट में आई। नहीं, इतना पर्याप्त होना चाहिए, उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अंश ने चमड़े से बंधी एक टोम की घिसी हुई रीढ़ पर एक हाथ चलाया, जिसका शीर्षक स्वर्लिंग सोने के लेटरिंग से ऑब्स्क्योर्ड था। मेज के पार प्रिया ने अपनी उंगली की नोक से एक आरेख को सावधानीपूर्वक ट्रेस किया। उसकी भौं एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। चूंकि अंश को उसकी सहायता की जरूरत नहीं थी, वह हमेशा की तरह पुस्तकालय में अपनी चीज कर रही थी। उनके बीच चुप्पी खींच गई, केवल फ्लोरबोर्ड्स की लयबद्ध क्रीक और खिड़की के बाहर हाउलिंग हवा से पंक्चुएटेड हुई। अंश की आंखें उसकी उंगलियों के बाद ट्रेस हुईं जो एक सूची पर लिखे नामों पर गईं। ये सभी वे जादूगर हैं। आखिरकार अंश ने एक साई के साथ किताब बंद कर दी। उसने निराशा में अपने बाल कंघी किए क्योंकि उसने प्रिया को देखा। वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। यह क्या है, भगवान अर्णव? प्रिया ने फिर से पूछा। उसकी नज़र ऊपर भटक गई और उस किताब की ओर देखने लगी जिसे वह पढ़ रहा था। अंश ने एक क्लैटर के साथ मेज पर किताब फेंक दी। ये, उसने कहा, वेगली इशारा करते हुए। किताब का नाम, जिन पुरुषों ने इतिहास बदल दिया। इसके साथ सब कुछ गलत है। अंश ने अपनी उंगलियां क्लेंच्ड की, एक फ्राउन उसकी भौहों को क्रीसिंग कर रहा था। उसने एक पतली किताब उठाई, जिसका कवर एक फेडेड सिंबल से सजाया गया था जो अस्पष्ट रूप से एक स्टाइलाइज्ड आंख जैसा दिखता था। मैं पिछले 50 वर्षों के सबसे प्रभावशाली लोगों में देख रहा था, उसने पन्नों के माध्यम से फ्लिपिंग करते हुए समझाया। मैंने उनमें कुछ अजीब देखा। अजीब कैसे? प्रिया आगे झुकी, उसकी जिज्ञासा पीक्ड हुई। उनमें से अधिकांश, अंश ने कहा, उसकी आवाज़ कम थी, उनमें से अधिकांश जिन्होंने पिछली आधी सदी में दुनिया को आकार दिया। वे सभी जादूगर थे। प्रिया ने पलक झपकाए। भगवान अर्णव, क्या यह आम नहीं है? उसने पूछा जैसे कि वह कुछ भी बेहतर नहीं जानती थी। अंश ने सिर हिलाया, उसकी निराशा बढ़ रही थी। जरूरी नहीं। जादूगर दुर्लभ और शक्तिशाली होते हैं और वे अक्सर दुनिया को डिक्टेट करते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। दुनिया में जादूगरों से ज्यादा है जो शक्ति विल्ड कर सकता है। किताब में रईस, राजा और शोधकर्ता थे, लेकिन अगर वे जादूगर थे तो उन्हें एक के रूप में संदर्भित किया गया था। इसके अलावा सूची ने बहुत सारे अन्य लोगों को नजरअंदाज कर दिया जो शक्ति विल्ड कर सकते थे। यह मानव केंद्रित था और अंश को इसकी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि या तो जादूगर बहुत प्रभावशाली थे या वह जो किताबें पढ़ रहा था वे गलत थीं। अंश ने एक पल के लिए सोचा, क्या आप किसी नाइट या योद्धा को जानते हैं जो जादूगरों का सामना कर सकता है? प्रिया की भौं विचार में सिकुड़ गई। उसकी उंगलियां, जो आरेख को ट्रेस कर रही थीं, पूरी तरह से स्टिल्ड हो गईं। उनके बीच चुप्पी का एक लंबा क्षण खींच गया, केवल पुस्तकालय के पीछे फ्लोरबोर्ड्स के माध्यम से एक चूहे के चलने की आवाज से टूटा। आखिरकार उसने एक निराश पफ ऑफ एयर बाहर निकाला। नहीं, उसने कहा, निर्णायक रूप से सिर हिलाते हुए। मुझे पता नहीं है, जो मैंने हमेशा जाना है। जादूगर एक पूरे दूसरे स्तर पर हैं। यहां तक कि सबसे कमजोर भी पूरे गांवों को मिटा सकते हैं। नाइट्स अच्छी तरह से सम्मानित हैं और उन्हें प्रोटेक्टर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन मैंने कभी किसी नाइट को जादूगर को हराने के बारे में नहीं सुना है। यह एक फ्लिकरिंग मोमबत्ती की तुलना दोपहर के सूरज से करने जैसा है। जादूगरों को देवताओं से उपहार माना जाता है। आखिरकार आम इंसान उस तरह की रॉ पावर का सामना करने के लिए नहीं बने हैं। अंश ने ध्यान से सुना, उसका भाव मुश्किल से निहित निराशा का एक मुखौटा था। जब वह समाप्त हुई तो उसने एक बीट के लिए बात नहीं की, फिर एक धीमी, जानबूझकर सांस बाहर निकाली। ठीक है, उसने आखिरकार मान लिया, संक्षेप में सिर हिलाते हुए। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित उसके मुंह से बाहर आया। और गलत, उसने जोड़ा, सिंगल वर्ड एक शांत दृढ़ संकल्प के साथ लेस था। प्रिया की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। सही और गलत, उसने गूंज लिया, उसके स्वर में अविश्वास का एक नोट रंग रहा था।
ये कैसे हो सकता है? एक धीमी मुस्कान अंश के चेहरे पर क्रेप्ट हुई। वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया, अपने हाथों को उसके सामने स्टीपलिंग कर रहा था। चलो बस कहते हैं, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ एक कंस्पिरेटोरियल फुसफुसाहट में गिर गई। हर डोमिनेंट बल आखिरकार प्रतियोगिता का सामना करता है। ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता है जिसके बारे में कोई अभी तक जागरूक है, लेकिन उसने ट्रेल किया, उसकी नज़र पुस्तकालय की दीवारों पर अस्तर किताबों के ऊंचे ढेर की ओर फ्लिकरिंग हुई। प्रिया आगे झुकी, उसकी जिज्ञासा पीक्ड हुई। लेकिन क्या? उसने दबाया, अपनी उत्सुकता को नियंत्रित करने में असमर्थ। अंश ने अपने मंदिर को टैप किया क्योंकि एक थॉटफुल अभिव्यक्ति ने इसे मास्क किया। उसने सीधे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह प्रिया को सब कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह समझ नहीं पाएगी कि उसका क्या मतलब था। वह कुछ जानता था जो वह नहीं जानती थी, लेकिन इससे पहले कि वह इस पर काम कर सके, उसे और सबूतों की जरूरत होगी। एक और शब्द के बिना, वह अपनी कुर्सी से अचानक गुलाब नए उद्देश्य के साथ, उसने मेज पर ओवरफ्लोइंग ढेर से मुट्ठी भर किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं पहले इसका पता लगाऊंगा, उसने घोषित किया, उसकी आवाज़ दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ थी। उसके बाद, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या मतलब है। इसके साथ, अंश घूम गया और पुस्तकालय से बाहर निकल गया, प्रिया को भ्रम में उसके बाद घूरते हुए छोड़ दिया। वह अपने कमरे में जाने वाला था और फिर से जो वह चाहता था उसे खोजना शुरू करने वाला था। जैसे ही उसने उसके पीछे दरवाजा बंद किया, उसने किताबों पर अपनी पकड़ कस ली। मुझे उम्मीद है कि मुझे वह मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। किरण ने दरवाजे पर दस्तक दी और जब उसने एक चिल्लाहट सुनी तो अंदर चला गया। वह रुक गया क्योंकि पाइप तंबाकू की गंध उसकी नाक में आ गई। किरण, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, फारूक की कर्कश आवाज दहाड़ उठी। उसने उसके पार एक सीट की ओर इशारा किया। घिसा हुआ लकड़ी किरण के वजन के नीचे ग्रोनिंग कर रहा था क्योंकि वह अंदर बस गया था। सुना है कि मलय से खबर है? किरण ने पूछा, उसकी आवाज सीधी थी, सीधे पीछा करने के लिए काट रही थी। फारूक सीधा हुआ, उसके बादलदार नीली आंखों में गर्व का एक संकेत फ्लिकरिंग हुआ। उसने डेस्क के दराज में पहुंचा और एक मुहरबंद स्क्रॉल निकाला। लाल मोम इंसिग्निया एक सिजिल बेयरिंग कर रहा था, जिसे अक्सर व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता था। बस आज सुबह ये प्राप्त हुआ, उसने घोषणा की, उसके होंठों के कोनों पर एक मुस्कान टगिंग कर रही थी। ऐसा लगता है कि मलय ने हमारे छोटे गर्मी के पत्थरों पर काफी शाइन ली। उसने अपनी कलाई के एक अभ्यास फ्लिक के साथ मुहर तोड़ दी, ध्यान से पार्चमेंट को खोलते हुए। उसकी आंखें सामग्री को स्कैन करती थीं, एक कम चक्ल उसकी छाती में रंबलिंग कर रहा था। मैं इसे खोलने से पहले तुम्हारा या भगवान अर्नव का चलने का इंतजार कर रहा था। यहाँ, ये चाय लो। फारूक ने उसके सामने मग को आगे बढ़ाया ताकि किरण उस तक पहुंच सके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे भी, ये कहता है कि उसने पहले ही उनमें से आधे से ज्यादा बेच दिए हैं। उसकी आवाज संतुष्टि के साथ मोटी थी। और एक कीमत पर भी जो हमने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा। रईस इसके लिए अपनी छाती खोल रहे हैं और यहाँ तक कि आम लोग भी इसे जल्द से जल्द अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है। किरण की मुद्रा थोड़ी आराम हुई। उसने अच्छी खबर की उम्मीद की थी, लेकिन यह उससे भी बेहतर थी जो उसने मान लिया था। गर्मी के पत्थर वीरांगना के बाहर और भी बड़ी हिट लग रहे थे। वह अच्छी खबर है, फारूक, उसने कहा, उसके होंठों पर एक मुस्कान का एक संकेत खेल रहा था। हमारे खातों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त। फारूक ने फिर से चकल्ट किया। उसने डेस्क के खिलाफ पत्र को टैप किया। पर्याप्त, और फिर कुछ, किरण। जब तक वह वापस आता है, हम कर्ज के नीचे से बाहर निकल जाएंगे और एक साफ राशि बची रहेगी। राहत किरण पर धो गई। उसने महसूस किया कि उसके कंधे पल में आराम करते हैं। किरण आसानी से कह सकता था कि यह फारूक के लिए भी यही था। फारूक ने पार्चमेंट को पढ़ना जारी रखा, एक संतुष्ट साई उसके होंठों से निकल गई। फारूक के कार्यालय के माध्यम से एक जोरदार हंसी दहाड़ उठी क्योंकि किरण ने अपनी चाय का मग डेस्क पर स्लैम किया। यहाँ, इस पत्र का अंत पढ़ो। रईस विशेष गर्मी के पत्थरों का अनुरोध कर रहे हैं, अपने पॉश घरों के लिए सभी फैंसी जैसे नक्काशीदार। अब ये कुछ ऐसा है जिस पर मुझे एक महीने पहले विश्वास नहीं होता। फारूक, जिसका चेहरा मनोरंजन और गर्व के मिश्रण से फ्लश था, जोर से कहा। किरण ने हफ्तों पहले के बारे में सोचा जब व्यापार हृदय व्यापार मंडल ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी, बुरा व्यवहार कर रहा था और मांग कर रहा था कि वे अपनी कृषि भूमि सौंप दें।
उसने कोई विकल्प नहीं देखा था, लेकिन भगवान अर्णव के लिए अपने भाई से राशि के लिए भीख मांगना। अब चीजें नाटकीय रूप से बदल गई हैं। ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे शायद ही उम्मीद थी। वास्तव में ऐसा ही है। बस थोड़ी देर पहले शहर एक भूतिया शहर जैसा महसूस होता था, हर कोई हॉल्ड अप, डर उनके अंदर नॉइंग कर रहा था। उसने अपने मग में एम्बर तरल को स्वर्ल किया। लेकिन अब उसने जारी रखा, उसकी आवाज एक थॉटफुल मर्मर में गिर गई, कुछ अलग है। लोग इतनी उम्मीद के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि रक्षक भी। वे चर्चा कर रहे थे कि भगवान अर्णव ने नेक्रोमेंसर को कैसे हराया। उसकी प्रतिष्ठा उनके साथ बढ़ रही थी, खासकर उन पुरस्कारों के कारण जो उसने गिरे हुए लोगों पर बस्टोर किए। उसने फारूक को एक स्थिर टकटकी के साथ फिक्स किया। फारूक ने बात करना शुरू कर दिया, चीजें तेजी से बदल रही हैं और अच्छे के लिए। मेरा एक हिस्सा मानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। महीनों के बाद भगवान अर्णव ने एक लॉर्ड के रूप में अपने कर्तव्यों को लिया था और ऐसा लगता है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह वास्तव में अपने फैसलों के बारे में बहुत निर्णायक है। यह एक लॉर्ड का एक अच्छा संकेत है। किरण और फारूक के लिए महल के मामलों पर चर्चा करना सामान्य था, और इस बार उन्हें एक नया विषय मिला जिसके बारे में वे काफी समय से निजी तौर पर बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि किरण अभियान के लिए दूर था और फारूक शहर में गर्मी के पत्थरों के वितरण और सूप के लिए जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने की देखरेख में व्यस्त था। फारूक ने अपनी छाती को पफ किया। भगवान अर्णव हमेशा लोगों के आदमी नहीं रहे हैं, लेकिन अब वह चीजों में क्षमता देखता है और एक मौका लेता है। उसने मलय से पत्र को महत्वपूर्ण रूप से टैप किया। और देखो कि यह हमें कहां ले गया है। हम वीरांगना को एक और स्तर पर ले जा सकते हैं, किरण। हम इसे एक ऐसी जगह बनाने में सक्षम हो सकते हैं जिस पर हमें गर्व हो, लेकिन एक चीज है जिस पर मैं अपनी उंगली नहीं डाल सकता। किरण ने एक भौं उठाई। वह क्या है? वह लगभग पूरी तरह से एक अलग आदमी जैसा है, उसने रंबल किया, उसकी आवाज कम थी। सरल बयान हवा में लटका हुआ था। किरण की भौं सिकुड़ गई, उसकी आंखें उसी कंटेम्पलेटिव ग्लिंट को दर्शाती थीं और उसने मुश्किल से खुद को सिर हिलाने से रोका। भगवान अर्णव, वह आदमी जिसे वे दोनों जानते थे, हमेशा ऐसा नहीं रहा था, सच है। लेकिन हाल ही में उसकी आंखों में एक स्पार्क थी। उसका स्वभाव बेहतर के लिए बदल गया था और ऐसा लगता था कि उसके पास हर चीज के लिए एक योजना थी। 1 साल पहले किरण उस पर खुद को एक साथ खींचने के लिए भी भरोसा नहीं कर सकता था। जब वे वीरांगना आ रहे थे तो वह पूरे रास्ते वाइनिंग कर रहा था और जीवन के साथ किया हुआ दिख रहा था। फारूक का एक बिंदु है। उसमें निश्चित रूप से कुछ अलग है। किरण ने आखिरकार स्वीकार किया, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसने अचानक एक जादूगर के रूप में अपनी क्षमता को अनलॉक कर दिया और शायद यही कारण है। लेकिन जो ज्ञान उसने प्रदर्शित किया है वह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। फारूक ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसकी नज़र किरण पर फिक्स थी। हाँ, उसने रंबल किया, उसकी आवाज़ बेचैनी के एक संकेत के साथ लेस थी। इस तरह का बदलाव, यह एक अच्छी चीज़ हो सकती है। एक नेता संकट के समय में कदम उठा रहा है। लेकिन कभी कभी वह ट्रेल किया, उसकी आवाज़ एक थॉटफुल मर्मर में फीकी पड़ गई। कभी कभी किरण ने उसके लिए समाप्त किया, उसकी आवाज़ गंभीर थी। बदलाव अप्रत्याशित हो सकता है। एक अच्छी आग गर्मी ला सकती है, लेकिन एक अनटेम्ड इन्फर्नो अपने रास्ते में सब कुछ कंज्यूम कर सकता है। लेकिन जब भगवान अर्णव की बात आती है, तो मैं ये पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि क्या हुआ है। क्या वह इस सब समय अपना ज्ञान छिपा रहा था? फारूक अपनी सीट पर आगे बढ़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि वह हो सकता है? किरण ने उसकी आंखों में खोजा कि वह क्या पूछ सकता था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि फारूक का क्या मतलब था, उसने स्कॉफ्ट किया। एक स्नॉट उसके होंठों से निकल गया। आकार बदलने वाला। बुनकर, बेतुका मत बनो, फारूक। तुम जानते हो कि अगर ऐसा होता तो वह पुजारियों के चारों ओर स्निफ नहीं करता। फारूक ने ग्रंटेड किया। हाँ, लेकिन बदलाव, किरण, यह अनडिनायबल है। वह रुका क्योंकि उसकी आंखें उसके फिजिटिंग उंगलियों पर गईं। भगवान अर्णव ने पहले आम लोगों की परवाह नहीं की थी। अब वह सब उम्मीद के बारे में है, शहर और रक्षकों के पुनर्निर्माण के बारे में। काफी सच है। हालांकि एक जादूगर बनना उस व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकता है। आपको एक नया दृष्टिकोण देता है, दुनिया को एक अलग वांटेज बिंदु से देखते हुए। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनिश्चितता के एक खोखले गूंज के साथ लेस थे।
वे दोनों जानते थे कि यह एक फ्लिम्सी स्पष्टीकरण था, भगवान अर्णव के व्यवहार में अनएक्सप्लेनेबल बदलाव को तर्कसंगत बनाने का सिर्फ एक प्रयास था। शायद ये सिर्फ एक कमिंग ऑफ एज तरह की चीज है, किरण ने जारी रखा, शब्द उसके मुंह में राख की तरह चख रहे थे। भगवान अर्णव जवान था, हाँ, लेकिन परिपक्वता के लिए इस तरह का एक ड्रास्टिक व्यक्तित्व बदलाव पुआल पर ग्रास्पिंग जैसा महसूस हुआ। फारूक ने किरण को उत्सुकता से देखा। जब तुम ड्यूक के पास एक रिटेनर थे तब वह पहले कैसा था? खैर, आदमी व्यवहारिक रूप से एक खून पीने वाले जैसा था, सूरज से नफरत करता था। वह कमरे में रहता था चुपचाप, और उसके ऊपर जोड़ने के लिए उसके भाइयों का उसके साथ काफी जटिल रिश्ता था। चोटी उत्तराधिकार के दौरान थी, तब चीजें खराब थीं। भगवान अर्णव का वर्तमान व्यक्तित्व, ये बहुत अलग है। अब जब तुमने इसके बारे में पूछा है तो मुझे संदेह है कि कमिंग ऑफ एज चीज मायने रखती है। किरण एक शांत सोच में गिर गया। तब उसमें एक ठंडक थी, उसने एक बार फिर दोहराया, उसकी आवाज कम थी। एक दूरी, जैसे उसने हर किसी को बाहर रखने के लिए अपने चारों ओर दीवारें बनाई थीं। फारूक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। युवा अर्णव की छवि, अलूफ और अनअप्रोचेबल, किरण उसे स्पष्ट रूप से याद करता था। वह अपने कुछ आउटिंग में भगवान अर्णव के साथ जाता था और वह एक शांत बच्चा था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह रईसों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैं नहीं समझता। इससे पहले कि फारूक जो कहना शुरू किया था उसे खत्म कर पाता, दरवाजे पर एक तेज रैप ने उन दोनों को चौंका दिया। किरण गुलाब और कमरे को पार कर गया, उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली उसके डबलेट के नीचे छिपी हुई अपनी डैगर की हिल तक पहुंच गया। दरवाजा क्रीक खुला, दहलीज पर भगवान अर्णव को प्रकट करता है। चमड़े से बंधे कागजों का एक ढेर उसकी बाहों में टिका हुआ था। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? उसने पूछा। फारूक ने अपना गला साफ किया। भगवान अर्णव, उसने एक बो के साथ अभिवादन किया। बस चर्चा कर रहे हैं। मलय और गर्मी के पत्थरों से संबंधित मामले। वे रईसों के साथ एक हिट लगते हैं। किरण, उसकी भौं सिकुड़ी हुई थी, चुप रहा। भगवान अर्णव ने एक कर्ट नॉड की पेशकश की, उसकी अभिव्यक्ति अनरीडेबल थी। सुनकर अच्छा लगा, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज अपनी सामान्य वाइब्रेंसी से रहित थी। वह कमरे में स्ट्रोड गया, उसके कदम अचानक हश में गूंज रहे थे। कागजों के ढेर को एक निर्णायक थड के साथ स्थापित करते हुए, उसकी नज़र उन दोनों पर लॉक्ड हुई क्योंकि उसकी आंखें ग्लिंटेड हुईं। मुझे खुशी है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पा सकता था। मेरे पास कुछ है जिसके लिए आपके तत्काल ध्यान की आवश्यकता है। किरण और फारूक ने एक नज़र का आदान प्रदान किया, उनके बीच एक शांत सवाल लटका हुआ था। जिस तरह से भगवान अर्णव की आंखें ग्लिंटेड हुईं, उसने किरण को और उत्सुक बना दिया। यह क्या है, भगवान अर्णव? फारूक ने आखिरकार पूछा, उसकी आवाज़ ट्रेपडेशन के एक संकेत के साथ लेस थी। भगवान अर्णव ने उनकी नज़र से मुलाकात की, उसका भाव गंभीर हो गया। ये किरण से संबंधित है, उसने घोषित किया, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। किरण का दिल लपका। भगवान अर्णव मेरे बारे में क्या कह सकता है? इससे पहले कि किरण अपनी बेचैनी को आवाज़ दे पाता, भगवान अर्णव ने जारी रखा। विशेष रूप से एक एनफोर्सर के रूप में उसकी भूमिका। किरण ने फारूक के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, ये सोचकर कि क्या उसने उसे सुना था। प्रशासक उसके रूप में भ्रमित दिख रहा था। एनफोर्सर, उसने गूंज लिया, भ्रम जो उसके माध्यम से भागा था उसके बावजूद अपना सिर झुकाते हुए। वह क्या है? किरण, भगवान अर्णव ने शुरू किया, उसकी आवाज़ कम और मापी गई थी। क्या आप जानते हैं कि केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में एम्बियंट माना का उपयोग करने और मंत्रों को वील्ड करने की क्षमता क्यों होती है? 3 अंग, मेरे प्रभु, उसने समझाया, उसकी आवाज़ उसके माध्यम से भागने वाले भ्रम के बावजूद स्थिर थी। दिल, नसें और दिमाग, तीनों के बिना सही सद्भाव में कार्य करना, माना को मैनिपुलेट करने और मंत्रों को कास्ट करने की क्षमता असंभव है। फारूक ने उसके बगल में एक नोट दिया। 3 अंगों के बिना एक इंसान कभी भी माना को मैनिपुलेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि वे सभी माना स्टोर कर सकते थे, केवल 3 अंगों वाले ही इसे एक हथियार के रूप में वील्ड कर सकते थे। किरण ने इसे बहुत जल्दी सीखा था क्योंकि उसे बचपन में एक जादूगर के रूप में परीक्षण किया गया था। परिणाम अनसैटिस्फैक्टरी थे और इसके बारे में सोचते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वास्तव में, भगवान अर्णव ने कहा, उसे अपने विचारों से बाहर निकालते हुए। लेकिन क्या होगा अगर पारंपरिक समझ अधूरी है? चुप्पी का एक बीट पीछा किया। क्या इसका क्या मतलब है? किरण ने तुरंत सवाल किया।
भगवान अर्णव के होंठ एक फेंट एनग्मैटिक मुस्कान में कर्व्ड हुए। शायद, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज कुछ अजीब के एक संकेत के साथ लेस थी जिसे वह पिनपॉइंट नहीं कर सकता था। क्या होगा अगर मैंने तुम्हें बताया कि दो अंगों के साथ, विशेष रूप से दिल और दिमाग, एक अलग तरह की शक्ति प्राप्त कर सकता है? किरण और फारूक ने एक बार फिर एक दूसरे के साथ आंखें बंद कर लीं। वह बेकार है, भगवान अर्णव। तीनों मायने रखते हैं, और वह युगों से आदर्श रहा है, किरण ने कहा और फारूक ने फिर से सहमति में सिर हिलाया। वह सीधा हुआ, उसकी नज़र एक निर्णायक ग्लिंट के साथ किरण पर लॉकिंग हुई। मुझे पता है कि तुम्हें यही सिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जादूगर को 3 अंगों की जरूरत होती है, लेकिन एक एनफोर्सर को नहीं। वह कैसे काम करता है? फारूक ने पूछा, ऐसा लग रहा था जैसे वह विचार कर रहा था कि क्या यह एक मजाक था। मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा, भगवान अर्णव ने कहा। बस समझो, दिल और दिमाग के साथ, बस उन दोनों के साथ, एक मॉर्टल्स की बाधाओं से परे लीप कर सकता है। एक एनफोर्सर उस प्राकृतिक ताकत से परे जा सकता है जिसे एक मॉर्टल प्राप्त कर सकता है और, माना, के साथ अपने शरीर को एनफोर्स कर सकता है। इसलिए, नाम। किरण का फ्राउन गहरा हो गया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका गला सूख गया है। ये सच नहीं हो सकता है, क्या ये हो सकता है? लाइक और सब्सक्राइब करें, अगला सफर सिर्फ नॉवल ऑफ वर्ल्ड पर। थैंक यू।